नमस्ते। वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस सीरीज में हम बात करेंगे चैप्टर 39 पर, द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अक्सर जब हम आज़ादी की लड़ाई के बारे में सोचते हैं ना, तो मतलब क्या आता है दिमाग में? बड़े बड़े आंदोलन, है ना, जलसे जुलूस, नेताओं के एकदम जोशीले भाषण, कभी कभी वो हिंसा की घटनाएं, एक तरह की हिस्टोरिकल हाईलाइट रील्स ही बन जाती है। पर सवाल ये है कि क्या ये सब बस ऐसे ही हो रहा था, स्पॉन्टेनियसली, या इसके पीछे कोई सोचा समझा प्लान था, कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी? जैसे शतरंज की बिसात पर नहीं होता, हर चाल सोच समझकर चली जाती है। आज इसी छुपी हुई कहानी पर, इसी रणनीति पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी बड़ा मकसद हो, चाहे वो एग्जाम क्रैक करना हो या देश को बदलना, सिर्फ जोश से, सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलता। होश भी चाहिए, और एक रोड मैप, एक स्ट्रैटेजी तो लगती ही है। बिल्कुल सही कहा तूने। और ये बात दिलचस्प है कि बिपिन चंद्रा भी यही पॉइंट आउट करते हैं कि इतिहास लिखते वक्त ना अक्सर इस स्ट्रेटेजिक डायमेंशन को, इस रणनीतिक पहलू को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है मानो सब कुछ बस होता चला गया अपने आप, जबकि हकीकत यह है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो कामयाबी थी उसमें उसकी रणनीति का, उसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का बहुत बड़ा हाथ था। ये कोई रैंडम घटनाओं का सिलसिला बिल्कुल नहीं था, एक प्लान था। तो आइए इस रणनीति की गांठें खोलते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये थी क्या आखिर। पहला सवाल तो यही उठता है मेरे मन में कि किसी भी जन आंदोलन के लिए, मास मूवमेंट के लिए आखिर स्ट्रैटेजी चाहिए ही क्यों? मतलब ये जान लेना कि अन्याय हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये काफी क्यों नहीं? गुस्सा तो था ही लोगों में, है ना? देखिए, अन्याय का एहसास होना, उसका कॉम्प्रिहेंशन होना, ये बिल्कुल पहला कदम है, फाउंडेशन है, जरूरी है। लेकिन उस गुस्से को, उस डिस्कंटेंट को एक इफेक्टिव पॉलिटिकल स्ट्रगल में चैनलाइज करने के लिए, उसके लिए स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स चाहिए। वरना क्या होगा? वो गुस्सा या तो बिखर जाएगा, या शायद गलत दिशा में चला जाएगा, या फिर आप देखिए बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाएगा। एक रोड मैप के बिना मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। स्ट्रैटेजी ही तो तय करती है कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, पैसा है, वक्त है, उन्हें कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है, कब अटैक करना है, कब शायद थोड़ा पीछे हटना है, लोगों को कैसे मोबिलाइज करना है, किस मुद्दे को कब उठाना है। बिना स्ट्रैटेजी के आंदोलन दिशाहीन हो सकता है, भटक सकता है, या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी। और जैसा आपने इशारा भी किया, हमारे नेताओं ने, खासकर शुरुआती दौर के नेताओं ने, कोई मोटी मोटी किताबें नहीं लिखी अपनी स्ट्रैटेजी पर, जैसे शायद लेनिन ने या माओ ने लिखी होंगी। तो फिर हमें पता कैसे चलता है कि उनकी स्ट्रैटेजी थी क्या? क्या ये कोई सीक्रेट प्लान था? नहीं, सीक्रेट प्लान तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, ये लार्जली अनथ्योराइज्ड थी। मतलब इस पर सिद्धांत नहीं लिखे गए। हमारी ज्यादातर लीडरशिप बहुत प्रैक्टिकल थी। विचारक से ज्यादा वो कर्मयोगी थे। उन्होंने सिद्धांतों पर ग्रंथ नहीं रचे, लेकिन उनके कामों में उनकी जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस थी, जैसे आप देखिए, मॉडरेट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से संघर्ष करना, फिर एक्सट्रीमिस्ट्स का वो रेडिकल अप्रोच, फिर गांधी जी के दौर में असहयोग, सविनय अवज्ञा, रचनात्मक कार्य, सत्याग्रह, इन सब में एक कंसिस्टेंसी दिखती है, एक पैटर्न दिखता है, एक सोची समझी दिशा साफ नजर आती है। हाँ, गांधी जी के आने के बाद ये स्ट्रैटेजी और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हुई और आर्टिकुलेट हुई। हमें यह समझना होगा कि गांधी जी का जीवन दर्शन अपनी जगह महत्वपूर्ण था, पर पॉलिटिकल अरीना में उससे कहीं ज्यादा इंपैक्टफुल था उनका राजनीतिक नेतृत्व और उनकी संघर्ष की वो अनोखी रणनीति, जिसने करोड़ों लोगों को पॉलिटिकल एक्शन में उतारा। स्ट्रैटेजी उनके एक्शंस में थी, किताबों में नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल गौर करने वाली है। जैसे कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है ना, वो शायद अपनी स्टडी टेक्निक्स पर किताब ना लिखें, पर उसके नोट्स बनाने का तरीका, उसका टाइम टेबल, उसका रिवीजन स्केड्यूल, उसी में उसकी स्ट्रैटेजी छुपी होती है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स वाली बात है। स्ट्रैटेजी एक्शंस में दिख रही थी। चलिए अब स्ट्रैटेजी के कोर पर आते हैं। कहते हैं स्ट्रैटेजी का पहला नियम है अपने दुश्मन को पहचानो, नो योर एनिमी। तो भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश राज को कैसे समझा? क्या वो कोई एक मोनोलिथिक राक्षस था, जैसे हिटलर का जर्मनी या जार का रूस, जहां जरा सा भी विरोध मतलब सीधी मौत, वैसा था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं इसी पॉइंट पर भारतीय रणनीति की असली खूबी छुपी है। उसे ब्रिटिश राज के स्पेसिफिक कैरेक्टर को, उसके यूनिक नेचर को समझकर टेलर किया गया था। इंडियन लीडर्स ने बखूबी समझा कि कॉलोनियल स्टेट प्योरली ऑथोरिटेरियन नहीं था। हाँ, वो था ऑथोरिटेरियन, लेकिन पूरी तरह नहीं। वो सेमी हेजेमोनिक, सेमी ऑथोरिटेरियन था।
बिपिन चंद्रा इसके लिए एक बहुत बढ़िया टर्म इस्तेमाल करते हैं, लीगल ऑथोरिटेरियनिज्म, यानी कानून के दायरे में रहकर, कानून का सहारा लेकर तानाशाही चलाना। सेमी हेजेमोनिक, सेमी ऑथोरिटेरियन, ये सुनने में तो बड़े भारी शब्द लगते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये वैसा है जैसे आजकल कुछ देशों में होता है कि चुनाव भी हो रहे हैं, अदालतें भी हैं, पर असली ताकत कुछ ही लोगों के हाथ में है, कुछ वैसा? हाँ, कुछ हद तक वैसा समझ सकते हैं। मतलब ये कि ब्रिटिश राज फंडामेंटली तो जोर जबरदस्ती पे, कोअर्जन पे, फोर्स पर ही टिका था। जरूरत पड़ने पर वो ब्रूटल रिप्रेशन भी करते थे। जलियांवाला बाग इसका सबसे भयानक उदाहरण हमारे सामने है। फोर्स उनका अल्टीमेट सैंक्शन था, आखिरी हथियार। लेकिन वो सिर्फ फोर्स पे नहीं टिके थे, यही पॉइंट है। उन्होंने कुछ सिविल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए थे, जैसे इलेक्टेड असेंबलीज, हाँ भले ही लिमिटेड पावर्स के साथ हों, लोकल गवर्नमेंट, अदालतें, स्कूल, कॉलेज, और सबसे बढ़कर वो रूल ऑफ लॉ का एक मुखौटा पहनकर रखते थे। नॉर्मल टाइम्स में जब कोई बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा होता था तो वो कुछ हद तक सिविल लिबर्टीज भी देते थे, बोलने की आज़ादी, लिखने की, सभा करने की आज़ादी। लेकिन हाँ, एक हद तक ही। तो वो पूरी तरह दानव भी नहीं थे कि हर विरोधी को सीधे गोली मार दें, और पूरी तरह देवता भी नहीं। उनमें एक ड्युअलिटी थी, एक दोहरा चरित्र था, सेमी डेमोक्रेटिक फीचर्स के साथ सेमी ऑथोरिटेरियन रूल। अच्छा, मतलब एक लीगल फ्रेमवर्क था जिसके अंदर वो ऑपरेट करते थे। भले ही वो फ्रेमवर्क उन्होंने खुद अपने फायदे के लिए बनाया हो, पूरी तरह खुली तानाशाही नहीं थी। ये बात समझ आई। और ये सेमी हेजेमोनिक वाला हिस्सा, हेजेमोनी मतलब प्रभुत्व, डोमिनेंस, ये दिमाग पर कब्जा करने वाली बात है। कैसे? हाँ, ये बहुत क्रूशल है। हेजेमोनी का मतलब है कि शासन सिर्फ डंडे के जोर पर नहीं चलता, बल्कि शासित लोगों की सहमति, कंसेंट से भी चलता है, चाहे वो सहमति एक्टिव हो या पैसिव या मजबूरी में दी गई हो। ब्रिटिश राज भारतीयों की एक्विएसेंस यानी उनकी मौन स्वीकृति पर बहुत हद तक निर्भर करता था, और ये स्वीकृति उन्होंने दो मुख्य विचारों, नोशंस को लोगों के मन में धीरे धीरे सालों तक बिठाकर हासिल की थी। पहला था, कौन सा? और अपकार माए बाप सरकार। ये प्रोपेगेंडा फैलाना कि अंग्रेज शासक बहुत भले हैं, जस्ट हैं, न्यायप्रिय हैं, वो भारत का भला करने आए हैं, उसे डेवलप कर रहे हैं, मॉडर्न बना रहे हैं। जैसे घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा सही होते हैं, उनका कहाँ मानो, उनका विरोध मत करो वाली सोच। हम तुम्हारे माए बाप हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, ये वाला आइडिया। हाँ, माए बाप सरकार वाला, बिल्कुल। और दूसरा आइडिया था इनविंसिबिलिटी, अजेयता। ये गहरा विश्वास दिलाना कि अंग्रेजों को हराया नहीं जा सकता, दे आर इनविंसिबल, उनसे लड़ना बेकार है, फ्यूटाइल है, भारतीय लोग कमजोर हैं, आपस में बटे हुए हैं, वो ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस कर ही नहीं सकते। अगर कुछ करना ही है तो उनके बनाए नियमों के अंदर रहकर करो, कॉन्स्टिट्यूशनल लाइंस पर चलो, अर्जियां दो, पिटिशन करो, रिबेलियन की, विद्रोह की तो सोचना भी मत। अरे वाह, ये तो बिल्कुल आज के जमाने के परसेप्शन मैनेजमेंट या प्रोपेगेंडा कैंपेन्स जैसा लग रहा है। अपनी इमेज चमकाओ और सामने वाले को साइकोलॉजिकली डीमोरलाइज कर दो, उसे कमजोर दिखाओ, और इसके साथ वो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी भी चलती होगी फिर। मतलब कभी कुछ रिफॉर्म्स का लॉलीपॉप दिखा दिया और जब जरूरत पड़ी तो डंडा चला दिया। बिल्कुल, एग्जैक्टली। जरूरत पड़ने पर कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशंस देना, सुधारों का नाटक करना ताकि नरम दल वाले या दूसरे ग्रुप्स खुश रहें, और जब जन आंदोलन तेज हो तो ब्रूटल रिप्रेशन करना, उसे कुचल देना। इसी सेमी हेजेमोनिक, सेमी ऑथोरिटेरियन कॉलोनियल स्टेट के खास चरित्र को समझकर राष्ट्रीय आंदोलन ने अपनी स्ट्रैटेजी इवॉल्व की। स्ट्रैटेजी हवा में नहीं बनी थी, दुश्मन के कैरेक्टर को देखकर बनी थी। तो अब समझ आया कि दुश्मन कैसा था, न पूरी तरह राक्षस, न पूरी तरह देवता, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स मिक्स। अब सवाल उठता है कि इस मिक्स टाइप के दुश्मन से लड़ने के लिए राष्ट्रवादियों की स्ट्रैटेजी क्या थी? सुना है इसे हेजीमोनिक स्ट्रगल, या एंटोनियो ग्राम्शी के शब्दों में वॉर ऑफ पोजीशन। ये फिर से भारी शब्द आ गया, ये क्या है? कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजी है क्या ये? नहीं, शब्द ग्राम्शी का है, पर यहाँ इसका मतलब फौजी लड़ाई नहीं है। आसान भाषा में समझें तो वॉर ऑफ पोजीशन एक लंबी धैर्य वाली लड़ाई है। ये सिर्फ जमीन या सत्ता पर कब्जे की लड़ाई, जिसे ग्राम्शी वॉर ऑफ मैनूवर कहते हैं, नहीं है, बल्कि उससे पहले और उसके साथ साथ लोगों के दिलो दिमाग को जीतने की लड़ाई है, स्ट्रगल फॉर माइंड्स एंड हार्ट्स। इसका लक्ष्य है धीरे धीरे, इंच इंच करके सोसाइटी के हर स्फीयर में, कल्चर में, पॉलिटिक्स में, आइडियोलॉजी में राष्ट्रवादी प्रभाव, नेशनलिस्ट इन्फ्लुएंस को बढ़ाना और कॉलोनियल इन्फ्लुएंस को कमजोर करना। ये एक तरह से वैचारिक और सांस्कृतिक किलेबंदी करना है अपने पक्ष में।
मतलब ये T20 मैच नहीं था कि गए चौके छक्के मारे और जीत गए। ये तो एक लंबी थका देने वाली टेस्ट मैच सीरीज थी जिसमें आपको डिफेंसिव भी खेलना है, अटैक भी करना है, पिच को समझना है, ओपोनेंट की स्ट्रैटेजी को काउंटर करना है और सेशन बाय सेशन अपनी पोजीशन मजबूत करनी है। क्या सही समझ रही हूँ? बिल्कुल सही एनालॉजी, बिल्कुल। ये एक लॉन्ग ड्रॉन आउट स्ट्रगल था और उसमें 2 तरह के फेजेस बारी बारी से आते थे, जैसे उतार चढ़ाव होते हैं ना, वैसे। पहला था एक्स्ट्रा लीगल मास मूवमेंट्स, यानी कानून के दायरे से बाहर जाकर बड़े जन आंदोलन। जब माहौल गर्म हो, लोग तैयार हों, तो सीधा टकराव, डायरेक्ट एक्शन, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये फेजेस ज्यादा ड्रामेटिक होते थे, ज्यादा विजिबल होते थे, इनमें जोश और जुनून चरम पर होता था। हाँ, ये तो हम जानते हैं। और दूसरा फेज था वर्किंग विद इन द लॉ, जिसे कभी कभी पैसिव फेज भी कह देते हैं। जब मास मूवमेंट एक्टिव नहीं होता था तब भी संघर्ष रुकता नहीं था। ये नहीं कि सब घर बैठ गए, तब कानून के दायरे में रहकर काम होता था, जैसे चुनाव लड़ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाकर सरकार की पॉलिसीज की धज्जियां उड़ाना, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना, जैसे खादी का प्रचार, हरिजन उद्धार, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार, लोगों को ऑर्गेनाइज करना, न्यूज़पेपर्स और पैम्फलेट से प्रोपेगेंडा चलाना। इसे पैसिव फेज कहना शायद ठीक नहीं, ये एक्टिव प्रिपरेशन का फेज था अगले मास मूवमेंट के लिए। अच्छा, मतलब ये लल पीरियड नहीं था, ये प्रिपरेशन पीरियड था। बिल्कुल। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों ही फेजेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही था, लोगों के बीच राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव बढ़ाना, एक्सपैंड इन्फ्लुएंस, उसकी लेजिटिमेसी बढ़ाना और कॉलोनियल स्टेट की जड़ों को, उसकी मॉरल अथॉरिटी को कमजोर करना। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्ट्रैटेजी ग्रेजुअल रिफॉर्म की नहीं थी। ये सोच नहीं थी कि अंग्रेजों से थोड़े थोड़े सुधार मांगते रहेंगे और एक दिन वो खुश होकर हमें आजादी दे देंगे। नहीं, ये एक्टिव स्ट्रगल की स्ट्रैटेजी थी, जिसका मकसद था अंग्रेजों से सत्ता छीनना, रेसलिंग पावर, उन्हें मजबूर करना कि वो सत्ता छोड़ें, प्रेशर बनाकर। समझ गए। तो फेज चाहे मास मूवमेंट का हो या लीगल वर्क का, निशाना एक ही था, पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करना और उसे बदलना। ये कुछ वैसा ही है जैसे आजकल अगर किसी बड़े सोशल इशू पर बदलाव लाना हो तो कभी सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करना पड़ता है, कभी कोर्ट्स में PIL डालनी पड़ती है, कभी MPs MLAs से लॉबिंग करनी पड़ती है, कभी सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैलानी पड़ती है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर गोल एक ही होता है, सिस्टम को बदलना। तो असल बात ये थी कि लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं थी, लोगों के दिमाग पर कब्जे की भी थी, है ना। अंग्रेजों का राज क्योंकि आधे अधूरे लोकतंत्र और आधे अधूरे दमन पर टिका था, इसलिए आजादी की रणनीति भी धीरे धीरे उनके वैचारिक किले को भेदने और जन सहमति छीनने की बनी। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी का कोर था। वो टेस्ट मैच वाला भी समझ लिया। अब देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के तहत हासिल क्या करना था, स्पेसिफिक गोल्स क्या थे, एक एक करके समझते हैं। पहला बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला और सबसे फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था जनता को राजनीतिक रूप से जागृत और सक्रिय करना, मास पॉलिटिसाइजेशन एंड एक्टिवेशन। ये सबसे जरूरी था। अंग्रेजों ने जानबूझकर आम जनता को, खासकर गांवों के किसानों मजदूरों को पॉलिटिक्स से दूर रखा था, उन्हें पॉलिटिकली पैसिव बनाए रखा था। उन्हें लगता था कि जब तक जनता चुपचाप अपनी रोटी रोजी में लगी रहेगी, उनका राज सेफ है। इसी निष्क्रियता पर, इसी पैसिविटी पर कॉलोनियल रूल टिका था। गांधी जी के दौर के आंदोलनों का एक सेंट्रल एम ही यही था कि मासेस को एक्टिव पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एक्शन में लाया जाए, उन्हें यह एहसास कराया जाए कि ये देश उनका है और उसे चलाने में उनकी भूमिका है, उनकी आवाज़ है। जैसा गांधी जी बार बार कहते थे ना कि जिस दिन लोगों में स्वराज लेने की शक्ति आ जाएगी, उस दिन स्वराज उन्हें मांगने पर ही फॉर द आस्किंग मिल जाएगा। उन्हें अपनी कलेक्टिव स्ट्रेंथ का एहसास कराना था। मतलब सोई हुई जनता को जगाना, उन्हें बताना कि भाई ये तुम्हारा देश है, तुम्हारी जिंदगी है, इसके फैसलों में तुम्हारी आवाज होनी चाहिए। जैसे किसी परिवार में सारे फैसले सिर्फ मुखिया ना ले, बल्कि बच्चों को, महिलाओं को भी अपनी राय रखने के लिए एनकरेज किया जाए। बिल्कुल वैसा ही कुछ। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव था अंग्रेजों के वैचारिक प्रभुत्व, कॉलोनियल हेजेमोनी, आइडियोलॉजी को तोड़ना, उसे डिमोलिश करना। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ब्रिटिश राज सिर्फ फोर्स पर नहीं टिका था, वो एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड आइडियोलॉजी, एक बिलीफ सिस्टम पर टिका था। इसलिए उस बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करना, उसे ध्वस्त करना बहुत जरूरी था। ये विचारों की लड़ाई थी, बैटल ऑफ आइडियाज। असली दुश्मन कॉलोनियलिज्म के एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर को बेनकाब करना था, उसका असली चेहरा दिखाना था। ये दिखाना था कि भारतीय जनता के हितों और कॉलोनियलिज्म के हितों के बीच कोई तालमेल नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है।
वो हमारा भला करने नहीं, हमें लूटने आए हैं। ये बात घर घर पहुंचानी थी। और ये हुआ कैसे? वो जो दो बड़े मिथ्स थे, माई बाप सरकार, बेनेवलेंस, और हम अजय हैं, इनविंसिबिलिटी, उन्हें कैसे तोड़ा गया? ये तो लोगों के मन में बहुत गहरे बैठे होंगे ना सालों से। ये आसान तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। ये मुश्किल काम था और इसके लिए मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच अपनाया गया, जो कई दशकों तक चला। देखिए, पहला, बेनेवोलेंस के मिथ को तोड़ना। इसकी शुरुआत इंटेलेक्चुअल लेवल पर मॉडरेट्स ने की। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी आपको याद होगी। उन्होंने और जस्टिस रानाडे, आरसी दत्त जैसे नेताओं ने आंकड़ों और तर्कों से, फैक्ट्स एंड फिगर से ब्रिलियंटली ये साबित किया कि अंग्रेज भारत का भला नहीं बल्कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। भारत का पैसा ब्रिटेन जा रहा है। उन्होंने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का पर्दाफाश किया। फिर एक्सट्रीमिस्ट ने इसी बात को और ज्यादा आक्रामक तरीके से मिडिल क्लासेस तक पहुंचाया और गांधी जी के दौर में ये समझ जन जन तक पहुंच गई कि अंग्रेजी राज भारत के लिए अभिशाप है, ब्लेसिंग नहीं, कर्स है। इसमें उस दौर के जो फियरलेस न्यूज़पेपर्स थे, उनका बहुत बड़ा रोल था। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं के सवाल और भाषण, तिलक और अरबिंदो घोष जैसे नेताओं का जोरदार प्रचार, और हाँ, रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट्स के बलिदानों का भी इसमें बड़ा योगदान था। उन्होंने अपनी जान देकर ये मैसेज दिया कि ये राज बेनेवलेंट तो कतई नहीं है। हाँ, ये बात सही है। और दूसरा मिथ, वो इनविंसिबिलिटी वाला, उसे कैसे तोड़ा? दूसरा, इनविंसिबिलिटी, अजयता के मिथ को तोड़ना। शुरू में नेताओं के भाषणों ने, लेखों ने और क्रांतिकारियों के करेजियस एक्शंस ने इस धारणा को चुनौती दी कि अंग्रेजों से लड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जो डिसाइसिव ब्लो था, जो असली चोट थी, वो 1918 के बाद के मास मूवमेंट्स ने पहुंचाई, जब लाखों ऑर्डिनरी लोग, पुरुष, महिलाएं, छात्र, किसान, मजदूर बिना डरे शांति से कानून तोड़ने लगे, जेल जाने को तैयार हो गए, पुलिस की लाठियां खाने लगे। तो आम जनता के मन से ये डर निकला कि अंग्रेज अजय हैं, उनको हराया जा सकता है। इन आंदोलनों का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव ही था लोगों में फियरलेसनेस, निडरता पैदा करना, करेज, साहस और सैक्रिफाइस, बलिदान की कैपेसिटी पैदा करना, और ये बिलीफ इंस्टिल करना कि कोई भी सरकार कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, लोगों की विल के बिना हमेशा राज नहीं कर सकती। पीपल पावर इज सुप्रीम। जो के कानूनों को ओपनली डिफाई करने लगे, तो उनका वो इनविंसिबल होने का ऑरा अपने आप टूट गया। लोगों को लगा कि हाँ, इनसे लड़ा जा सकता है। अच्छा, तीसरा उद्देश्य सुनने में बड़ा स्ट्रेटेजिक लगता है, अंग्रेजी राज के अपने ही सिस्टम पर निशाना साधना। ये क्या था? हाँ, तीसरा उद्देश्य था कॉलोनियल स्टेट के अपने ही एपरेटसेस, जैसे सिविल सर्विस, पुलिस, सेना, इनमें काम करने वाले जो भारतीय थे, उनकी लॉयल्टी को इरोड करना, कमजोर करना और उन्हें राष्ट्रवादी खेमे की तरफ लाना, या कम से कम अंग्रेजों के प्रति उनकी निष्ठा को ढीला करना। आखिर इन इंस्टीट्यूशंस में निचले और मध्यम स्तर पर ज्यादातर भारतीय ही थे जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। उन्हीं के बल पर राज चल रहा था। लेकिन क्या ये मुमकिन हुआ? क्या सरकारी कर्मचारी राष्ट्रवादियों का साथ देने लगे? ये तो उनके लिए बहुत रिस्की रहा होगा ना, नौकरी जाने का डर, सजा मिलने का डर। वाह, बिल्कुल वाह। पना की एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, एकदम से नहीं हुआ। देखिए, ये लोग भी तो भारतीय समाज का ही हिस्सा थे। उनके रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी आंदोलन में शामिल थे, उन पर असर तो पड़ता था। धीरे धीरे पुलिस और जेल अधिकारियों के व्यवहार में फर्क दिखने लगा। कई बार वो आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति रखने लगे, नरम रवैया अपनाने लगे। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में तो कई सरकारी अधिकारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अंडरग्राउंड एक्टिविस्ट्स की मदद की, उन्हें इन्फॉर्मेशन दी, शेल्टर दिया। ये सब हुआ। और जैसा हमने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा है, 1945-46 तक आते आते पुलिस, सेना और ब्यूरोक्रेसी में अंग्रेजों के प्रति लॉयल्टी लगभग गायब, वर्चुअल डिसअपीयरेंस हो गई थी। उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चरमरा गया था, कोलैप्स होने की कगार पर था। और ये अंग्रेजों के भारत छोड़ने के फैसले का एक बहुत बड़ा फैक्टर बना। अंग्रेज समझ गए कि अब वो इंडियंस के बल पर इंडियंस पर रूल नहीं कर सकते। गेम ओवर था एक तरह से। यानी सिस्टम को अंदर से ही खोखला कर देना। वाओ, स्मार्ट मूव। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या था? चौथा उद्देश्य था ब्रिटेन की जनता और वहां के पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना। ये कोशिश भी शुरू से चल रही थी। राष्ट्रवादियों को लगता है कि अगर ब्रिटेन के आम लोगों को, वहां के लिबरल्स को भारत में हो रहे अन्याय की सच्चाई पता चलेगी तो वो अपनी सरकार पर प्रेशर डालेंगे।
1890s में दादा भाई नौरोजी की वो ब्रिटिश कमिटी ऑफ द नेशनल कांग्रेस यादें, जिसमें विलियम डिग्बी, विलियम वेडरबर्न जैसे ब्रिटिश समर्थक भी थे, वहां से लेकर बाद में वीके कृष्ण मेनन और फेनर ब्रॉकवे के इंडिया लीग तक ये प्रयास लगातार चलते रहे। लंदन में प्रोपेगेंडा करना, पैम्फलेट्स बांटना, मीटिंग्स करना, ब्रिटिश एमपीज को लॉबी करना। अच्छा, मतलब इंटरनेशनल लॉबिंग और पब्लिक रिलेशंस, जैसे आजकल देश अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए करते हैं। सही। और भारत के अंदर भी कुछ था इससे जुड़ा हुआ? हाँ, इसी से जुड़ा एक और आप पांचवा कह सकती हैं ऑब्जेक्टिव था भारत के अंदर जो नॉन कांग्रेस नेता थे या जो आम पब्लिक ओपिनियन था, उनका समर्थन हासिल करना। नेशनल मूवमेंट को ब्रॉड बेस्ड बनाना था, सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं रखना था। कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, भले ही वो फॉर्मली कांग्रेस के सदस्य ना हों, आंदोलन के गोल्स के समर्थन में आए। एक नेशनल कंसेंसस बनाना था। इन सब कोशिशों का एक बड़ा अंडरलाइंग गोल था, जो थोड़ा बहुत सेमी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्पेस अंग्रेज़ों ने दिया हुआ था, जैसे बोलने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, चुनाव लड़ने का अधिकार, उसे लगातार एक्सपैंड करना और अंग्रेज़ों को उसे श्रिंक करने से रोकना, उसे बचाए रखना, ताकि लीगल एक्टिविटीज और पीसफुल मास स्ट्रगल्स के लिए फील्ड बना रहे, उसे छीना ना जा सके। ये स्पेस वॉर ऑफ पोजीशन लड़ने के लिए बहुत जरूरी था। ये प्लेइंग फील्ड था। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ विरोध प्रदर्शनों और भाषणों की कहानी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे एक गहरी, सोची समझी, मल्टी लेयर्ड और वक्त के साथ इवॉल्व होती हुई स्ट्रैटेजी थी। इसका फोकस सिर्फ अंग्रेजों को फिजिकली भगाना नहीं था, बल्कि उससे पहले लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा करना था, उन्हें पॉलिटिकली एक्टिवेट करना, कॉलोनियल रूल की लेजिटिमेसी को ध्वस्त करना और उसकी नींव को हिला देना था स्टेप बाय स्टेप। ये कोई सीधी लड़ाई नहीं थी, आमने सामने की टक्कर वाली वॉर ऑफ मनूवर नहीं, बल्कि एक जटिल बहुआयामी वॉर ऑफ पोजीशन थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझा आपने। ये वॉर ऑफ पोजीशन कई फ्रंट्स पर लड़ी गई, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल। इसमें अलग अलग टैक्टिक्स का इस्तेमाल हुआ, कभी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, कभी मास सत्याग्रह, कभी कंस्ट्रक्टिव वर्क, कभी इंटरनेशनल लॉबिंग, और इन सब ने मिलकर फाइनल आउटकम में कंट्रीब्यूट किया। इस रणनीति का जीनियस, इसकी प्रतिभा इसी बात में थी कि इसे कॉलोनियल स्टेट के स्पेसिफिक कैरेक्टर, उसके सेमी हेजेमोनिक, सेमी ऑथोरिटेरियन नेचर के हिसाब से ढाला गया था। ये दुश्मन की नब्ज देखकर बनाई गई स्ट्रैटेजी थी, हवा में नहीं, कस्टम मेड थी। वाकई, ये पर्सपेक्टिव तो आज़ादी की लड़ाई को बिल्कुल नए तरीके से दिखाता है। ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मास्टरपीस का एनालिसिस लगता है। खैर, इस रणनीति के तहत और क्या-क्या कदम उठाए गए और उनका नतीजा क्या रहा, इस पर भी बात करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक बहुत ही खास रणनीति से जुड़ा है। हाँ, जिसे हमारे स्रोत संघर्ष विराम संघर्ष या मतलब शॉर्ट में STS कह रहे हैं। STS, हाँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, जैसे कोई ऑन ऑफ स्विच हो, है ना? लेकिन ये असल में एक सोची समझी, एक डायनामिक स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल। तो ये था क्या? मोटे तौर पे समझे तो इसमें जोरदार जन आंदोलन का एक दौर होता था, जिसके बाद एक ऐसा दौर आता था जिसमें सीधी टक्कर से बचा जाता था, लेकिन जमीनी स्तर पर काम तेजी से जारी रहता था। हाँ। और फिर दोबारा बड़े पैमाने पर संघर्ष शुरू होता था। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी रणनीति की गहराइयों में उतरेंगे कि भाई ये क्यों अपनाई गई, कैसे काम करती थी और इसकी क्या बारीकियां थी। हाँ, और ये सिर्फ एक पैटर्न नहीं था, जैसा आपने कहा, ये एक स्ट्रैटेजी थी, एक सोचा समझा चुनाव। इसमें दो मुख्य चरण थे। अच्छा। पहला संघर्ष यानी स्ट्रगल फेज। ये वो दौर था जब आंदोलन अपनी पूरी क्या कहते हैं तीव्रता पर होता था। स्रोत इसे एक्स्ट्रा लीगल मास मूवमेंट कह रहे हैं। एक्स्ट्रा लीगल मतलब सरकार के बनाए कानूनों को मानने से इनकार, सीधी टक्कर औपनिवेशिक सत्ता, कॉलोनियल अथॉरिटी से। अच्छा। जैसे सोचिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर, नमक कानून तोड़ा जा रहा है, हाँ। विदेशी माल की दुकानों पर धरने हो रहे हैं, हाँ। सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार हो रहा है, हाँ। किसान लगान देने से मना कर रहे हैं, पूरा माहौल एकदम गरमाया हुआ, जैसे आर पार की लड़ाई। हाँ, वो जोश वाला फेस। बिल्कुल। इसमें सरकार पर सीधा दबाव बनाने की कोशिश होती थी। बिल्कुल, वो तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं, गांधी जी की दांडी यात्रा, वो लोगों का हुजूम, वो जोश। लेकिन फिर ये दूसरा चरण विराम वाला, ट्रूस फेज, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। क्या इसका मतलब था कि आंदोलन थक गया, या
या हार मान ली? अक्सर ऐसा ही लगता है ना जब कोई बड़ा प्रोटेस्ट एकदम से शांत हो जाए। आपकी बात सही है, मतलब आमतौर पर ऐसा ही समझा जाता है। पर राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में स्रोत बहुत साफ है कि ये विराम, हार या निष्क्रियता, पैसिविटी नहीं थी। अच्छा। ये भी संघर्ष का ही एक रूप था। बस लड़ाई का मैदान और तरीका बदल गया था। तरीका बदल गया? कैसे? इसको समझने के लिए वो इटालियन विचारक है ना, एंटोनियो ग्रैम्शी, ओके। उनकी एक अवधारणा काम आ सकती है। हाँ, ग्रामशी, हाँ। ग्रैम्शी ने 2 तरह की युद्ध की बात की थी। एक वॉर ऑफ मूवमेंट, यानी दुश्मन पर सीधा हमला, किले पर धावा बोलना, और दूसरा वॉर ऑफ पोजीशन, यानी धीरे धीरे अपनी खाया मजबूत करना, दुश्मन के प्रभाव वाले क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाना। अच्छा। उसकी वैचारिक सत्ता, उसकी हेजेमनी को चुनौती देना। ओके। तो ये जो विराम का दौर था ना, वो असल में ये वॉर ऑफ पोजीशन था। अच्छा, वॉर ऑफ पोजीशन। हाँ, लड़ाई जारी थी, पर वो अब सड़कों पर नारेबाजी के साथ साथ समाज के अंदर, लोगों के मन में और व्यवस्था के भीतर भी लड़ी जा रही थी। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। तो मतलब एक्शन रुका नहीं, बस शक्ल बदल गई। बिल्कुल। तो इस शांत दिखने वाले दौर में फिर होता क्या था? कैसे लड़ाई जारी रहती थी? इस दौर में कई बहुत जरूरी काम होते थे जो अगले संघर्ष चरण की, आप कह सकते हैं, नींव रखते थे। सबसे पहला काम था कि अगर पिछले आंदोलन के दबाव में सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं, कुछ कंसेशंस दिए हैं, तो उनका भरपूर इस्तेमाल करना। जैसे मान लीजिए सरकार ने काउंसिल्स में भारतीयों की भागीदारी थोड़ी बढ़ा दी, ठीक है, तो वहां जाकर उन रियायतों की पोल खोलना, ये दिखाना कि भाई ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, ये इनएडिक्वेट है, इनसे असली स्वराज नहीं मिलने वाला। अच्छा, मतलब सरकार के ही मंच का इस्तेमाल करके सरकार को कटघरे में खड़ा करना। बिल्कुल वही बात। हाँ, जैसे आजकल भी होता है, कोई कमिटी बना दी जाती है किसी मुद्दे पर, तो एक्टिविस्ट उसमें शामिल होकर सिस्टम की कमियों को ही उजागर करते हैं। निश्चित रूप से वही पैटर्न है। दूसरा और शायद सबसे बुनियादी काम था जनता के बीच गहन राजनीतिक और वैचारिक आइडियोलॉजिकल वर्क। मतलब लोगों को राष्ट्रवाद के विचारों से लैस करना, उन्हें ये समझाना कि आज़ादी क्यों चाहिए, कैसी चाहिए, ये औपनिवेशिक शासन कैसे उनका शोषण कर रहा है, और भविष्य के भारत का सपना क्या है। इसमें पर्चे बांटना, मीटिंग करना, नाटकों और गीतों के जरिए संदेश पहुंचाना, ये सब शामिल था। ये असल में लोगों की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ाने का काम था। हाँ, सोच बदलने का काम। बिल्कुल। तीसरा, जो मौजूदा कानूनी और संवैधानिक ढांचा था, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसके भीतर जितना संभव हो सके रचनात्मक काम करना। रचनात्मक काम जैसे स्कूल चलाना, पंचायतों को मजबूत करना, खादी को बढ़ावा देना वगैरह। अच्छा। चौथा और बहुत जरूरी, अगले बड़े जन आंदोलन के लिए संगठन को मजबूत करना, नए कार्यकर्ताओं की भर्ती करना, उन्हें ट्रेनिंग देना। और संघर्ष के लिए जरूरी संसाधन जुटाना। ये तरह से अपनी सेना को फिर से तैयार करने जैसा था। ये रचनात्मक कार्य वाली बात थोड़ी और समझाएंगे। ये सुनने में उतना क्रांतिकारी नहीं लगता जितना सत्याग्रह या बहिष्कार लगता है। देखिए, सतह पर शायद ना लगे, लेकिन ये बहुत गहरा और दूरगामी काम था। आपको याद होगा, असहयोग आंदोलन जब 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद वापस लिया गया, हाँ, तो गांधी जी ने रचनात्मक कार्य पर बहुत जोर दिया था। इसमें क्या क्या शामिल था? खादी और चरखे का प्रचार। ये सिर्फ कपड़े की बात नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आर्थिक आत्मनिर्भरता, अंग्रेजी मिलों के बहिष्कार और ग्रामीण रोजगार का प्रतीक था। सही बात है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं खोलना ताकि युवा पीढ़ी औपनिवेशिक शिक्षा के प्रभाव से मुक्त होकर राष्ट्रवादी मूल्यों के साथ बढ़ी हो। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करना, क्योंकि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का मुकाबला करने के लिए ये जरूरी था। बहुत जरूरी। छुआछूत मिटाने का अभियान, क्योंकि सामाजिक समानता के बिना सच्ची आजादी अधूरी थी। ये सारे काम जमीनी स्तर पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत कर रहे थे, लोगों को एक साझे मकसद के लिए जोड़ रहे थे और उनकी संघर्ष करने की इच्छा शक्ति और कैपेसिटी टू स्ट्रगल उसको बढ़ा रहे थे। अच्छा। इसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद 1930s के दशक में जब सीधी लड़ाई थोड़ी थमी, तो एक तरफ कांग्रेस ने प्रांतीय चुनावों में हिस्सा लिया और सीमित अधिकारों के बावजूद गवर्नेंस में अपनी काबिलियत दिखाई। हाँ, वो चुनाव हुए थे। हाँ, वहीं दूसरी तरफ जो वामपंथी विचारधारा के लोग थे, लेफ्ट विंग, जो कांग्रेस के भीतर और बाहर दोनों जगह सक्रिय थे, उन्होंने मजदूरों, किसानों, छात्रों को बड़े पैमाने पर संगठित करना शुरू किया। अच्छा। किसान सभाएं बनी, ट्रेड यूनियन आंदोलन तेज हुआ। ये सब अगले बड़े संघर्ष यानी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की जमीन तैयार कर रहा था। तो ये बैकग्राउंड वर्क चल रहा था। बिल्कुल। गांधी जी ने तो साफ कहा था, जैसा स्रोत बताते हैं, सविनय अवज्ञा का निलंबन युद्ध का निलंबन नहीं है। सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस डज नॉट मीन सस्पेंशन ऑफ वॉर। उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि युद्ध तो तब रुकेगा
जब भारत अपना संविधान खुद बना सकेगा, बिना किसी बाहरी दखल के। मतलब लक्ष्य से कोई समझौता नहीं। ये कमाल की बात है। तो ये विराम असल में रिचार्ज और तैयारी का समय था। बिल्कुल, रिचार्ज एंड रीग्रुप। आज भी हम देखते हैं बड़े सामाजिक आंदोलनों में या छात्र आंदोलनों में भी यही पैटर्न दिखता है। कभी एकदम हाई एनर्जी प्रोटेस्ट्स होते हैं, मीडिया में खूब चर्चा होती है, हाँ, फिर लगता है सब शांत हो गया। लेकिन उसी दौरान शायद बैकग्राउंड में संगठन बनाने का, लोगों को एजुकेट करने का या कानूनी रणनीति बनाने का काम चल रहा होता है। संभव है। ये सवाल मन में आता है कि क्या कोई भी बड़ा बदलाव लाने वाला आंदोलन लंबे समय तक टिके रहने के लिए इसी तरह के उतार चढ़ाव से गुजरता है? क्या ये एसकेएस मॉडल एक तरह की यूनिवर्सल सच्चाई है आंदोलनों की? हाँ, काफी हद तक। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ एक साइकिल नहीं था, बल्कि स्रोत इसे ऊपर की ओर बढ़ता चक्र कहते हैं। अपवर्ड स्पाइरलिंग। जी, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि हर संघर्ष का दौर पिछले दौर से ज्यादा व्यापक, ज्यादा तीव्र और राजनीतिक रूप से ज्यादा एडवांस्ड होता था। अच्छा। और हर विराम का दौर अगले और बड़े संघर्ष की नींव रखता था। सोचिए, असहयोग आंदोलन 1920-22 ने राष्ट्रवाद को शहरों के पढ़े लिखे वर्ग से निकालकर गांव और कस्बों तक पहुंचाया। हाँ, वो पहली बार हुआ था इतने बड़े स्केल पर। बिल्कुल। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-34 ने इसे और गहरा किया। महिलाओं और वंचित तबकों की भागीदारी बढ़ी। हाँ। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तो करो या मरो का नारा बन गया, जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। हर बार संघर्ष का स्तर ऊपर उठता गया और लक्ष्य हमेशा स्पष्ट था, सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ स्टेट पावर। आजादी को टुकड़ों में या किश्तों में नहीं देखा गया। किस्तों में नहीं। नहीं। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है, फ्रीडम वॉज अ होल। फ्रीडम वॉज अ होल। वाओ। जब तक पूरी आजादी नहीं मिलती तब तक आजादी मिली ही नहीं मानी जाएगी। फ्रीडम वॉज अ होल, ये लाइन वाकई सोचने पे मजबूर करती है। मतलब कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई आधा अधूरा समझौता नहीं। बिल्कुल। अक्सर होता है ना कि सत्ता थोड़ी सी पावर देकर विरोधी को शांत करने की कोशिश करती है, उसे सिस्टम का हिस्सा बनाकर उसके तेवर ठंडे कर देती है। इसे शायद कोऑप्शन कहते हैं। सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, कोऑप्शन। ये एक बहुत बड़ा खतरा था। खतरा था? कैसे? कोऑप्शन का मतलब है कि व्यवस्था आपको अपने अंदर समाहित कर ले, आपको सुधारों का छोटा मोटा लॉलीपॉप देकर संतुष्ट कर दे और आप अपना असली लक्ष्य भूल जाएं। हाँ। अगर राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए छोटे मोटे सुधारों को ही आंशिक स्वतंत्रता मान लेते, तो वो अनजाने में औपनिवेशिक व्यवस्था के जूनियर साझेदार, पार्टनर्स बन जाते। उनका क्रांतिकारी चरित्र खत्म हो जाता, वो व्यवस्था का हिस्सा बनकर रह जाते, उसे बदलने की बजाय। एसटीएस रणनीति ने इस जाल से बचने में मदद की। कैसे? क्योंकि संघर्ष और विराम दोनों ही दौरों को अंग्रेज विरोधी संघर्ष का ही हिस्सा माना गया। इसलिए विराम के दौर में मिले सुधारों या सत्ता में भागीदारी को मंजिल नहीं समझा गया। अच्छा। बल्कि मंजिल तक पहुंचने के रास्ते का एक पड़ाव, एक हथियार समझा गया। इनका इस्तेमाल अपनी स्थिति मजबूत करने और ये दिखाने के लिए किया गया कि ये नाकाफी हैं। ये तो आज के संदर्भ में भी बहुत रेलेवेंट है। हम अक्सर देखते हैं कि कोई आंदोलन या पार्टी जो बड़े बदलाव के वादे के साथ उभरती है, जब वो सत्ता में आती है या सिस्टम का हिस्सा बनती है, तो धीरे धीरे उसका वो ओरिजिनल एजेंडा कहीं पीछे छूट जाता है। हाँ, ये होता है। वो सिस्टम में ही घुल मिल जाती है, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम हो जाती है। एसटीएस रणनीति शायद इसी चुनौती का एक जवाब थी कि कैसे सिस्टम के भीतर रहकर भी अपने अंतिम लक्ष्य को याद रखा जाए। बिल्कुल। कैसे सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए बिना उसमें समाये हुए। ये संतुलन साधना कितना मुश्किल होता होगा। हाँ, ये बहुत महीन संतुलन है। सड़क पर आंदोलन, पॉलिटिक्स ऑफ द स्ट्रीट, और संसदीय या व्यवस्था के भीतर काम, पॉलिटिक्स विद इन द सिस्टम, इनके बीच तालमेल बिठाना। एसटीएस रणनीति दिखाती है कि राष्ट्रीय आंदोलन ने संतुलन को कैसे साधने की कोशिश की। उन्होंने दोनों को विरोधी नहीं माना, बल्कि एक ही लक्ष्य के लिए संघर्ष के दो अलग अलग रूप माना। अच्छा। जिनका इस्तेमाल समय और परिस्थिति के अनुसार किया जाना था। विराम का दौर संघर्ष के दौर जितना ही महत्वपूर्ण था, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि वही अगले हमले की तैयारी करता था। अब एक बड़ा सवाल जो शायद बहुतों के मन में आएगा, हाँ, वो ये कि बीच बीच में रुकने की, ये विराम लेने की जरूरत ही क्यों थी? अगर लक्ष्य पूर्ण आजादी था और जोश भी था, तो लगातार संघर्ष क्यों नहीं किया गया? क्या उससे आजादी जल्दी नहीं मिल जाती? हम सब में वो एक बेचैनी होती है ना कि बस अब लड़ाई शुरू हुई है तो अंजाम तक पहुंचा कर ही दम ले, आर या पार। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और जायज भी, लेकिन
जमीनी हकीकतें अक्सर हमारे जोश और इच्छाओं से ज्यादा जटिल होती हैं। हाँ, वो तो है। स्रोतों के इस पीछे कुछ बहुत ठोस और व्यवहारिक कारण बताते हैं। हम्म। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण था जनता की थकान, मास एग्जॉशन। मास एग्जॉशन। देखिए, जन आंदोलन की रीढ़ आम जनता होती है, किसान, मजदूर, छात्र, दुकानदार, महिलाएं। लेकिन उनकी त्याग और बलिदान करने की और सरकारी दमन झेलने की क्षमता वो असीमित नहीं होती। हाँ, ये बात सही है। सोचिए, लगातार महीनों या सालों तक सरकारी दमन, स्टेट रिप्रेशन का सामना करना, बेरहमी से लाठीचार्ज सहना, जेल जाना, अक्सर बिना किसी सुनवाई के, भारी जुर्माना भरना जिससे घर बार बिक जाए, जमीन जायदाद की कुर्की कॉन्फिस्केशन होना, बाप रे। पुलिस की गोलियों का शिकार होना, ये सब झेलना आसान नहीं होता। हाँ, ये बात तो दिल को छूती है। हम अक्सर हीरोइज्म की बात करते हैं, पर उसके पीछे की मानवीय कीमत भूल जाते हैं। कोई दिहाड़ी मजदूर कितने दिन अपनी रोजी रोटी छोड़कर आंदोलन कर सकता है? बिल्कुल। एक छोटा किसान जिसके लिए फसल ही सब कुछ है, वो कब तक अपनी खेती दांव पर लगा सकता है? एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसके बच्चों की पढ़ाई है, घर की जिम्मेदारियां हैं, है ना? निश्चित रूप से। राष्ट्रीय नेतृत्व, खासकर गांधी जी, इस मानवीय पहलू को गहराई से समझते थे। वो जानते थे कि लोगों की सहनशक्ति की एक सीमा है। वो लगातार वैचारिक काम, आइडियोलॉजिकल वर्क करके लोगों की संघर्ष क्षमता और त्याग की भावना को बढ़ाने की कोशिश करते थे। लेकिन वो यथार्थवादी थे, रियलिस्टिक थे। हाँ। वो जानते थे कि जनता पर जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं डाला जा सकता, वरना आंदोलन बिखर जाएगा। इसलिए जब उन्हें लगता था कि जनता थक रही है या दमन असहनीय हो रहा है, तब वो आंदोलन वापस लेकर विराम का रास्ता चुनते थे, ताकि लोग अपनी ऊर्जा फिर से संचित कर सकें। अच्छा, ये एक कारण हुआ। और दूसरा बड़ा कारण था राज्य की ताकत, स्टेट स्ट्रेंथ। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि औपनिवेशिक राज्य, कॉलोनियल स्टेट, कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक 1945 तक बहुत शक्तिशाली था। हाँ, ब्रिटिश एम्पायर। बिल्कुल। उसके बाद एक वफादार और कुशल नौकरशाही थी, ब्यूरोक्रेसी, एक बड़ी पुलिस फोर्स और सबसे बढ़कर एक ताकतवर सेना थी। यानी पूरा स्टेट अपैरेटस उसके नियंत्रण में था। पूरा तंत्र। हाँ, वो किसी भी जन आंदोलन को कुचलने के लिए बर्बरता की हद तक जा सकता था, जैसा उसने 1932-33 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में किया। और फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिखाया भी। हजारों लोग मारे गए, लाखों जेल गए। तो इतने शक्तिशाली दुश्मन के सामने लगातार सीधी टक्कर लेना वो आत्मघाती हो सकता था। मतलब दुश्मन बहुत ताकतवर था, तो कभी-कभी रणनीतिक रूप से पीछे हटना, टैक्टिकल रिट्रीट जिसे कहते हैं, हाँ। या लड़ाई का तरीका बदलना समझदारी थी। जैसे शतरंज में होता है, कभी-कभी आपको अपने कुछ मोहरे पीछे हटाने पड़ते हैं ताकि आप बाद में ज्यादा मजबूती से हमला कर सकें। बिल्कुल सही। या जैसे कोई बॉक्सर रिंग में लगातार पंच खाने के बजाय थोड़ा डिफेंसिव होकर सही मौके का इंतजार करता है। बिल्कुल सही मान दिया आपने। तीसरा कारण स्वयं जन आंदोलनों की प्रकृति से जुड़ा है, नेचर ऑफ मास मूवमेंट्स। अच्छा, वो कैसे? देखिए, किसी भी बड़े आंदोलन को चलाने के लिए, उसे दिशा देने के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की एक समर्पित टीम की जरूरत होती है, होल टाइम पॉलिटिकल वर्कर्स। हाँ, जो 24/7 काम करे। बिल्कुल। स्रोत उन्हें स्टैंडिंग आर्मी या स्टील फ्रेम कह रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपना घर, परिवार, करियर सब कुछ छोड़कर आंदोलन के लिए काम करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन ने ऐसे हजारों निस्वार्थ कार्यकर्ता तैयार किए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जेलों में, गांधीवादी आश्रमों में या गांवों में घूमकर संगठन बनाते हुए गुजार दी। हाँ, वो बैकबोन थे। बिल्कुल। लेकिन आंदोलन की असली ताकत, उसकी मारक क्षमता, स्ट्राइकिंग पावर, वो तो आम जनता की व्यापक भागीदारी से ही आती है। सही बात है। और आम जनता, किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, वो हमेशा एक ही तीव्रता से लगातार सक्रिय नहीं रह सकती। उनकी भागीदारी में ज्वार भाटे की तरह उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। उनकी अपनी जिंदगी है, अपनी सीमाएं हैं। ये तो आज भी हम देखते हैं। किसी बड़े मुद्दे पर जब आंदोलन शुरू होता है तो शुरुआत में जबरदस्त भीड़ जुटती है, मीडिया कवरेज होती है, खूब जोश होता है। लेकिन धीरे धीरे वो शुरुआती उबाल ठंडा पड़ने लगता है। हाँ। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौटने लगते हैं। तो क्या STS रणनीति एक तरह से इस मानवीय और सामाजिक हकीकत को स्वीकार करके बनाई गई थी? ये एक प्रैक्टिकल, यथार्थवादी, रियलिस्टिक अप्रोच था। हाँ, ये एक बेहद यथार्थवादी रणनीति थी,
ये भावनाओं या सिर्फ जोश पर आधारित नहीं थी। ये जनता की क्षमताओं और सीमाओं और दुश्मन की ताकत और कमजोरियों दोनों का ठंडा वस्तुनिष्ठ आकलन, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करती थी। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। हाँ, ये समझती थी कि जनता कितना सह सकती है और सरकार कितना दबा सकती है। इसीलिए कब आंदोलन शुरू करना है, कब उसे चरम पर ले जाना है और कब उसे वापस लेकर विराम वाले दौर में जाना है, ये फैसले बहुत सोच समझकर जमीनी हकीकत का आकलन करके लिए जाते थे। तो ये महत्वपूर्ण फैसले, कब अटैक करना है, कब डिफेंड करना है, ये कौन लेता था? जाहिर है इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व की, खासकर गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही होगी। निश्चित रूप से। ये कैसे तय होता था कि बस अब ब्रेक लेने का टाइम है या चलो अब दोबारा फुल स्विंग में मैदान में उतरते हैं? ये टाइमिंग कैसे पकड़ी जाती थी? ये फैसले, जैसा स्रोत बताते हैं, किसी अमूर्त सिद्धांत, मैटर ऑफ प्रिंसिपल के आधार पर नहीं लिए जाते थे। अच्छा। बल्कि ये पूरी तरह से सामरिक, टैक्टिकल होते थे। यानी उस विशेष क्षण की ठोस परिस्थितियों, कॉन्क्रीट कंडीशंस का विश्लेषण करके लिए जाते थे। कॉन्क्रीट कंडीशंस जैसे? इसके लिए कई चीजों का आकलन किया जाता था। आंदोलन की अपनी अंदरूनी ताकत या कमजोरी कितनी है, जनता की सहन शक्ति, स्टेइंग पावर कितनी बची है, क्या वो और दमन झेलने को तैयार है, सरकार के पास राजनीतिक और प्रशासनिक संसाधन, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिजर्व्स कितने हैं, यानी सरकार और कितना दमन कर सकती है, या क्या वो थक रही है और रियायतें देने को मजबूर हो सकती है। इन सब फैक्टर्स का हिसाब किताब लगाकर ही कोई फैसला होता था। मतलब पूरा थर्मोमीटर लगाकर नब्ज चेक की जाती थी, जनता की भी और सरकार की भी। ये तो बहुत परिपक्व, मैच्योर नेतृत्व की निशानी है। सही कहा। गांधी जी ने खुद इस सामरिक सोच पर कई बार रोशनी डाली है। 1938 में उन्होंने लिखा था, जैसा स्रोत में दिया है, एक बुद्धिमान सेनापति, वाइस जनरल, हार के बिंदु तक लड़ाई को खींचने का इंतजार नहीं करता। हाँ। वो समय रहते व्यवस्थित तरीके से उस स्थिति से पीछे हट जाता है जिसे वो जानता है कि वो संभाल नहीं पाएगा। अच्छा। यानी हार निश्चित दिखने से पहले ही पीछे हट जाओ ताकि अपनी सेना को बचाया जा सके और भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार किया जा सके। फिर 1939 में उन्होंने लिखा, एक योग्य सेनापति, एबल जनरल, हमेशा अपनी पसंद के समय और मैदान पर लड़ाई लड़ता है। अपनी पसंद के समय और मैदान पर। हाँ। वो पहल, इनिशिएटिव हमेशा अपने हाथ में रखता है। इनिशिएटिव अपने हाथ में रखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नेतृत्व के पास ये लचीलापन, ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो कब और कैसे लड़ेगा, कब आगे बढ़ना है, एडवांस करना है, कब पीछे हटना है, रिट्रीट करना है, हाँ। कब सविनय अवज्ञा, सिविल रेजिस्टेंस करनी है और कब रचनात्मक कार्य, कंस्ट्रक्टिव वर्क के जरिए ताकत जुटानी है। ये सब हालात तय करेंगे, कोई बंधा बंधाया फॉर्मूला नहीं। ये बातें तो जिंदगी के हर मोर्चे पर लागू होती हैं, चाहे ऑफिस की पॉलिटिक्स हो, घर में कोई मुश्किल बातचीत हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्लान करना हो। ये जानना कि कब अपनी बात पर जोर देना है, पुश करना है, बिल्कुल। अब थोड़ा रुककर सामने वाले की सुननी है या हालात को समझना है, पॉज करना है, और कब शायद अपनी रणनीति बदलकर या थोड़ी तैयारी के साथ वापस आना है, पिवट करना है, ये स्किल बहुत जरूरी है। हाँ। दबाव में सही टाइमिंग पर सही फैसला लेना, यही तो लीडरशिप का सार है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व सिर्फ भावनात्मक नारों पर नहीं चल रहा था, बल्कि वो जमीनी हकीकत का गहराई से विश्लेषण करके बहुत सोच समझकर रणनीतिक फैसले ले रहा था। यही वजह है कि इतने लंबे समय तक, इतने उतार चढ़ावों के बावजूद वो आंदोलन को जिंदा रख पाए और अंततः सफल हुए। अच्छा, एक और पहलू है जिस पर बात करनी चाहिए। हाँ। अगर रणनीति संघर्ष और विराम की थी, तो फिर सरकार के साथ बातचीत, नेगोशिएशंस का क्या स्थान था इसमें? क्या बातचीत करना, टेबल पर बैठना संघर्ष के मूल सिद्धांत के खिलाफ नहीं माना जाता था? क्योंकि अक्सर आंदोलनों में ये बहस होती है कि सरकार से बात करनी चाहिए या नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत स्पष्ट करते हैं कि एसटीएस रणनीति में बातचीत को कभी भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया था, रूल्ड आउट नहीं किया गया था। अच्छा। सवाल ये नहीं था कि बातचीत करें या ना करें, सवाल ये था कि बातचीत कब करें, कैसे करें, किन शर्तों पर करें और उसका संभावित नतीजा क्या हो सकता है। अच्छा, टाइमिंग और टर्म्स। हाँ, बातचीत को भी संघर्ष का ही एक हथियार माना गया, जिसका इस्तेमाल सही समय और सही तरीके से किया जाना था। सबसे जरूरी था बातचीत के लिए सही मनोवैज्ञानिक क्षण, राइट साइकोलॉजिकल मोमेंट चुनना। सही मनोवैज्ञानिक क्षण मतलब जब आपकी स्थिति मजबूत हो, जब आपने आंदोलन के जरिए सरकार पर काफी दबाव बना दिया हो,
तब बातचीत की टेबल पर जाना फायदेमंद हो सकता है, बिल्कुल। ताकि आप अपनी शर्तों पर बात कर सकें। हाँ, मुख्यतः यही मतलब है। जब आप ताकत की स्थिति में हो, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हो, तब बातचीत से बेहतर नतीजा निकलने की उम्मीद होती है। या फिर जैसे मैंने पहले कहा, जब आंदोलन थोड़ा थक रहा हो और आप चाहते हो कि उसे पूरी तरह कुचलने से पहले एक सम्मानजनक विराम मिल जाए, तब भी बातचीत एक विकल्प हो सकती है, ताकि आप अपनी ताकत फिर से जुटा सकें। अच्छा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक प्रस्ताव में मिलता है, जो 22 सितंबर 1945 को पास हुआ था। 1945 में? हाँ, जिसका जिक्र स्रोत में है। उस समय दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, भारत में आजादी की लहर तेज थी और ब्रिटिश सरकार पर भी दबाव था। हाँ, माहौल बदल रहा था। बिल्कुल। उस माहौल में कांग्रेस ने कहा, बातचीत और सुलह, निगोसिएशन एंड कॉन्सिलिएशन की विधि कांग्रेस कभी नहीं छोड़ सकती। वैसे ही जैसे असहयोग, नॉन कॉपरेशन, पूर्ण या संशोधित को नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा। इसलिए कांग्रेस का मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहना चाहिए, जब संभव हो बातचीत और समझौता, और जब आवश्यक हो असहयोग और सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन। वाह, ये तो कमाल का संतुलन है। मतलब दोनों दरवाजे खुले रखो। बिल्कुल, फ्लेक्सिबिलिटी। बातचीत के लिए भी तैयार रहो, लेकिन अपनी शर्तों पर। और अगर बातचीत से बात ना बने या सही माहौल ना हो, तो सीधी कार्रवाई यानी आंदोलन के लिए भी हमेशा तैयार रहो। सही। ये तो आज की दुनिया में डिप्लोमेसी से लेकर कॉर्पोरेट नेगोशिएशंस और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रिश्तों तक हर जगह लागू होने वाली बात लगती है। कब डायलॉग काम करेगा और कब प्रेशर बनाना पड़ेगा, ये समझ ही असली गेम है। निश्चित रूप से। ये STS रणनीति की सबसे बड़ी खूबी थी उसका लचीलापन और यथार्थवाद। वो किसी एक कट्टरपंथी सोच, डॉगमेटिक अप्रोच से बंधी हुई नहीं थी। उसने संघर्ष के सभी उपलब्ध रूपों, बड़े जन आंदोलन, छोटे सत्याग्रह, रचनात्मक कार्य, चुनावों में भागीदारी और संसदीय संघर्ष और सरकार के साथ बातचीत, सभी का जरूरत के हिसाब से सही समय पर इस्तेमाल किया। लक्ष्य एक ही था, पूर्ण स्वराज। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे, तो ये STS रणनीति भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत ही डायनामिक और प्रैक्टिकल हथियार थी। बिल्कुल, डायनामिक और प्रैग्मेटिक। ये कोई सीधी लकीर में चलने वाला आंदोलन नहीं था, बल्कि उतार चढ़ाव, लहरों की तरह आगे बढ़ने वाला, बदलते रूपों में जारी रहने वाला एक निरंतर संघर्ष था। हाँ। ये रणनीति जन आंदोलनों की सीमाओं और औपनिवेशिक राज्य की भारी ताकत, दोनों सच्चाइयों को स्वीकार करते हुए बनाई गई थी। एकदम सही सारांश है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूँ आगे सोचने के लिए, जो स्रोतों से ही उपजता है। हाँ। इस STS रणनीति की विरासत, इसकी लेगेसी आज क्या है? क्या आज भी भारत में, दुनिया में कहीं और जो बड़े सामाजिक या राजनीतिक बदलाव के आंदोलन होते हैं, हाँ। उनमें हमें जाने अनजाने इसी पैटर्न की झलक दिखती है? सोचने वाली बात है। कैसे कोई समाज या समूह सक्रिय, खुले विरोध प्रदर्शन के दौर और फिर आपात शांति या व्यवस्था के भीतर काम करने के दौर के बीच संतुलन बनाता है? क्या ये चक्र संघर्ष, तैयारी, फिर संघर्ष, मानव समाज में बदलाव लाने की प्रक्रिया का एक अंतर्निहित हिस्सा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले हिस्से में हमने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव और उसके व्यापक चरित्र पर थोड़ी बात की थी। अब जरा उन खास तरीकों, उन स्ट्रैटेजीज पर गौर करते हैं जिनसे इस लड़ाई को जमीन पर उतारा गया, है ना? मतलब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया गया और अंग्रेजी हुकूमत को अलग अलग मोर्चों पर चुनौती दी गई। बिल्कुल। और ये समझना दिलचस्प है कि कोई एक सिंगल मास्टर प्लान नहीं था, जैसा कई बार लगता है। हाँ। बल्कि ये अलग अलग रणनीतियों का एक संगम था, जो समय और हालात के हिसाब से बदलता रहा, इवॉल्व होता रहा। इसमें जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने वाले रचनात्मक कार्य, मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क से लेकर अंग्रेजों के बनाए सिस्टम के अंदर घुसकर लड़ने वाली विधान परिषदों, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की राजनीति, और बेशक अहिंसा, नॉन वायलेंस का वो अनोखा हथियार, सब शामिल था। एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक था, कह सकते हैं आप। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं रचनात्मक कार्य से। ये सुनने में शायद उतना ग्लैमरस ना लगे, है ना, जैसे कोई बड़ा जुलूस या हड़ताल। हाँ, सही कहा। लेकिन कहा जाता है कि ये गांधीवादी रणनीति की, बल्कि पूरे आंदोलन की एक तरह से रीढ़ की हड्डी, मतलब बैकबोन थी। इसमें असल में होता क्या था? जमीन पर लोग क्या कर रहे थे? देखिए, इसमें वो सारी चीजें थीं जो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट बनाने से जुड़ी थीं। पहला और सबसे मशहूर, खादी और चरखा। हाँ, चरखा। सोचिए, घर घर में चरखा चलना सिर्फ सूत काटना नहीं था, ये अंग्रेजी मिलों पर अपनी निर्भरता तोड़ने का ऐलान था।
ये सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। अच्छा। आज जैसे हम मेक इन इंडिया या वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, हाँ। ये उसका 100 साल पहले का ज्यादा जमीनी, ज्यादा पर्सनल वर्जन था। अपना कपड़ा खुद बनाना, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था ना, एक तरह का इकोनॉमिक बॉयकॉट भी और सेल्फ प्राइड का जरिया भी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। फिर था गांव के छोटे उद्योगों, जिसे विलेज इंडस्ट्रीज कहते हैं, उनको बढ़ावा देना। कुम्हार, बढ़ई, लोहार, जो पारंपरिक काम थे, उनको सपोर्ट करना ताकि गांव की इकोनॉमी मजबूत हो, लोग शहरों पर या बाहरी चीजों पर कम निर्भर हों। सही। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा, नेशनल एजुकेशन का विचार था। अंग्रेजी तालीम के समानांतर अपनी शिक्षा व्यवस्था खड़ी करना, जिसमें अपनी भाषा, अपना इतिहास, अपने मूल्य सिखाए जाएं। ये तो आज भी बहुत रेलेवेंट लगता है ही आज भी रेलेवेंट है, जब हम देखते हैं कि कैसे बहुत से लोग मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम के विकल्प ढूंढते हैं, है ना? ऐसे स्कूल जो रट्टा लगवाने के बजाय बच्चों को सोचना सिखाएं, अपनी जड़ों से जुड़ें। और ये सिर्फ आर्थिक या शैक्षिक ही नहीं था, इसमें सामाजिक पहलू, सोशल एस्पेक्ट भी जुड़े थे। बहुत गहराई से हिंदू मुस्लिम एकता पर जबरदस्त जोर था। लीडर्स ये समझ रहे थे कि अगर अंग्रेज हमें फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से बांटने में कामयाब हो गए तो मुश्किल हो जाएगी, तो आजादी का सपना अधूरा रह जाएगा। ये कोशिश कितनी मुश्किल थी और आज भी इसकी जरूरत कितनी ज्यादा है, ये हम सब महसूस करते हैं। फिर छुआछूत, अनटचेबिलिटी के खिलाफ संघर्ष, और जिन्हें हरिजन कहा गया, उनके सामाजिक उत्थान का काम। ये सिर्फ राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं थी, ये समाज के अंदर की बुराइयों से भी लड़ने की कोशिश थी। सही बात है। ये उस सोच को चुनौती थी जो कहती थी कि कुछ लोग जन्म से ही अशुद्ध होते हैं। ये आगे चलकर आप कह सकते हैं दलित अधिकार आंदोलनों की जमीन तैयार करने जैसा था। और एक और चीज थी बायकॉट, यानी बहिष्कार। हाँ, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार तो स्वदेशी से जुड़ा ही था, साथ ही शराब का भी बहिष्कार किया गया। इसे एक सामाजिक बुराई के तौर पर देखा गया जो परिवारों को बर्बाद करती थी और जिसका रेवेन्यू अंग्रेजी सरकार की जेब में जाता था। अच्छा। देखिए, बॉयकॉट का आइडिया कितना सिंपल लेकिन पावरफुल है। आज भी जब लोग किसी कंपनी से, किसी देश से नाराज होते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? बॉयकॉट करो। हाँ, बिल्कुल ट्रेंड करने लगता है ना? ये वही हथियार है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस्तेमाल किया था। ये सारे काम अक्सर गांवों में या कस्बों में बने आश्रमों के जरिए संगठित होते थे, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि ये आंदोलन सिर्फ बड़े शहरों के पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें गांव तक फैली थीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आश्रम एक तरह से कंस्ट्रक्टिव वर्क के नर्व सेंटर्स थे, ऊर्जा के केंद्र थे। सोचिए, जब कोई बड़ा जन आंदोलन जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन एक्टिव नहीं होता था तो एक ठहराव सा आ जाता था, एक लाल आ जाता था। हाँ, जिसे पैसिव फेज कहते हैं। कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा पड़ सकता था, लोगों का ध्यान भटक सकता था। यहीं पर रचनात्मक कार्य सबसे ज्यादा काम आता था। अच्छा। ये उस ठहराव के दौर में भी लोगों को जोड़े रखता था, उन्हें व्यस्त रखता था, उन्हें आंदोलन के मकसद से बांधे रखता था। ये एक तरह से जमीन तैयार करने जैसा था, लगातार। एंटोनियो ग्राम्शी के शब्दों का इस्तेमाल करें तो ये वॉर ऑफ पोजीशन का हिस्सा था। अच्छा, वॉर ऑफ पोजीशन। हाँ, मतलब सीधे टकराव के बजाय धीरे धीरे समाज के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करना, अपनी विचारधारा फैलाना, ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स खड़े करना। अच्छा, तो ये एक तरह से आंदोलन की चिंगारी को जलाए रखने का तरीका था जब बड़ी आग नहीं लगी हुई थी। और शायद इसमें उन लोगों के लिए भी जगह थी जो सीधे टकराव या जेल जाने से हिचकिते थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, विधान परिषद में जाकर बहस करना, बड़े बड़े लेख लिखना या क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना, ये सब के लिए मुमकिन नहीं था। सही है। इसमें खास तरह की स्किल्स, हिम्मत और मौके की जरूरत थी। लेकिन चरखा चलाना, गांव में सफाई अभियान चलाना, बच्चों को पढ़ाना, लोगों को शराब छोड़ने के लिए समझाना, ये काम लगभग हर कोई कर सकता था। हाँ, इसमें ज्यादा लोग शामिल हो सकते थे। बिल्कुल, महिलाएं, बूढ़े, यहाँ तक कि बच्चे भी इसमें किसी न किसी तरह शामिल हो सकते थे। इसने पार्टिसिपेशन का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। सोचिए, जैसे आजकल किसी कॉलोनी में लोग मिलकर पेड़ लगाते हैं या कोई ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ, होते हैं। ये छोटे छोटे काम लगते हैं, पर ये कम्युनिटी को जोड़ते हैं, लोगों में एक सेंस ऑफ पर्पस लाते हैं। रचनात्मक कार्य कुछ ऐसा ही कर रहा था, पर एक बहुत बड़े राष्ट्रीय पैमाने पर। और क्या ये लोग जो इन कामों से जुड़े थे, बाद में बड़े आंदोलनों के लिए एक तरह से ट्रेन्ड और डेडिकेटेड कार्यकर्ता, मतलब कैडरे भी साबित हुए, जिन्हें गांधी जी की स्टील फ्रेम या स्टैंडिंग आर्मी भी कहा जाता था? जी हाँ, ये सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, ये ट्रेनिंग ले रहे थे, डिसिप्लिन सीख रहे थे, लोगों के बीच काम करने का अनुभव हासिल कर रहे थे।
उन्हें जमीनी हकीकत पता थी, लोगों की नब्ज पहचानते थे। जैसे ही गांधी जी या कांग्रेस की तरफ से बड़े आंदोलन का बिगुल बजता था, ये प्रशिक्षित और समर्पित कार्यकर्ता फौरन तैयार हो जाते थे। ये वो लोग थे जो आंदोलन के संदेश को गांव-गांव, घर-घर तक ले जाते थे, लोगों को संगठित करते थे और मुश्किल हालात में भी टिके रहते थे। ये वो साइलेंट वर्कफोर्स थी जिसने आंदोलन को जमीनी ताकत दी। समझ गई। ये तो हुई जमीन तैयार करने की बात। अब आते हैं एक और मोर्चे पर जो थोड़ा ज्यादा पेचीदा लगता है, संवैधानिक सुधार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और विधान परिषदें, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। एक तरफ तो ये अंग्रेजों के बनाए हुए ढांचे थे, उनका हमें कंट्रोल करने का या कहें कि थोड़ा बहुत मैनेज करने का तरीका। और दूसरी तरफ ये पूरी तरह अंग्रेजों की देन भी नहीं थे। ये भारतीय राष्ट्रवादियों के लगातार संघर्ष, उनके प्रेशर का नतीजा भी थे। अच्छा। हाँ, हर नया सुधार, चाहे वो जितना भी अधूरा क्यों ना हो, ये दिखाता था कि पावर बैलेंस बदल रहा है। राष्ट्रवादियों को कुछ ना कुछ रियायतें देनी पड़ रही हैं। ये दिखाता था कि भारतीयों को नजरअंदाज करना अब मुश्किल होता जा रहा है और उन्हें काम करने के लिए थोड़ी और पॉलिटिकल स्पेस मिल रही है, भले ही वो बहुत लिमिटेड हो। तो फिर अंग्रेजों की मंशा क्या थी? वो ये सुधार ला ही क्यों रहे थे अगर इससे राष्ट्रवादियों को स्पेस मिल रहा था? उनका एंड गेम क्या था? उनकी उम्मीद ये थी, देखिए, कि भारतीय नेता इन परिषदों के रोजमर्रा के कामकाज में, बहसों में, कमेटियों में उलझ कर रह जाएंगे। मतलब उसी में बिजी हो जाएं। हाँ, उनका ध्यान सड़कों पर उतरने, जन आंदोलन करने से हट जाएगा। उन्हें लगेगा कि चलो सिस्टम के अंदर रहकर ही थोड़ा बहुत बदलाव ले आते हैं। अच्छा। दूसरी उम्मीद ये थी कि इससे राष्ट्रवादी खेमे में फूट पड़ेगी। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, परिषदों में जाना चाहिए, ये एक मौका है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कहा गया। दूसरे कहेंगे कि नहीं, ये सब धोखा है, अंग्रेज हमें बहला रहे हैं, हमें बाहर कर ही लड़ना चाहिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट्स। हाँ, ये तो होता ही है। या फिर नेताओं में आपस में कुर्सी की लड़ाई शुरू हो जाएगी, या विचारधारा के आधार पर बंटवारा हो जाएगा, नरम दल बनाम गर्म दल, या बाद में दक्षिणपंथी बनाम वामपंथी। ये उनकी पुरानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही एक, आप कह सकती हैं, सोफिस्टिकेटेड वर्जन था। सोचिए, जैसे आज भी पार्टियों में ये बहस होती है ना कि सत्ता में रहकर ज्यादा बदलाव ला सकते हैं या विपक्ष में रहकर, या फिर किसी मुद्दे पर पार्टी लाइन से अलग राय रखने वाले नेता होते हैं। अंग्रेज यही चाहते थे कि भारतीय नेता आपस में ही उलझे रहें। तो इस जाल का जवाब भारतीय नेताओं ने कैसे दिया? क्या उन्होंने पूरी तरह से इन परिषदों का बॉयकॉट कर दिया, जैसा शायद शुरुआती दौर में कुछ लोगों का मानना था? हमेशा नहीं, इस पर बहुत जबरदस्त बहसें हुई, रणनीतियां बनी और बदली। स्वराज पार्टी का गठन ही इसी मुद्दे पर हुआ था, है ना? हाँ। लेकिन धीरे धीरे ज्यादातर नेताओं ने ये रास्ता अपनाया कि इन सुधारों और परिषदों को इस्तेमाल करना है, लेकिन अंग्रेजों की शर्तों पर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर। अच्छा। तर्क ये था कि अगर हमने लड़ झगड़ कर थोड़ी सी भी राजनीतिक जगह, पॉलिटिकल स्पेस हासिल की है, तो उसे खाली क्यों छोड़ें? अगर हम नहीं जाएंगे तो अंग्रेज अपने पिट्ठुओं को या ज्यादा नरमपंथियों को वहां बिठा देंगे। सही बात। तो बेहतर है कि हम खुद उस जगह पर जाएं और वहीं से अपनी लड़ाई जारी रखें, अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएं। ये एक तरह से दुश्मन के किले में घुसकर वहीं मोर्चा बनाने जैसा था। अच्छा, मतलब सिस्टम में घुसकर सिस्टम की ही कमजोरियों को उजागर करना, या कम से कम ये दिखाना कि सिस्टम कितना खोखला है और असली पावर अभी भी अंग्रेजों के हाथ में है। जैसे आजकल विपक्ष संसद में हंगामा करता है या तीखे सवाल पूछता है सरकार को घेरने के लिए। हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ा मकसद था। परिषदों के मंच का इस्तेमाल करके सरकार की नीतियों की आलोचना करना, सवाल पूछना, प्रस्ताव लाना और ये दिखाना कि कैसे अंग्रेजी राज भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। इसके अलावा इन परिषदों, नगर पालिकाओं, म्युनिसिपल बॉडीज और खासकर 1937 के बाद जब कुछ प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी, पॉपुलर मिनिस्ट्रीज जिन्हें कहते थे, उनका इस्तेमाल आम लोगों को थोड़ी राहत देने वाले सुधार, रिफॉर्म्स लाने के लिए भी किया गया। जैसे किसानों के कर्जे कम करना, मजदूरों के काम के घंटे तय करना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर थोड़ा ज्यादा खर्च करना। बेशक उनके हाथ में बहुत ज्यादा अधिकार नहीं थे, गवर्नर का कंट्रोल रहता था। हाँ, वो तो था। लेकिन जो भी थोड़ी शक्ति मिली, उसका इस्तेमाल लोगों को ये दिखाने के लिए किया गया कि स्वराज का मतलब क्या हो सकता है। इसका लोगों के मनोविज्ञान पे, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर क्या असर पड़ता होगा? सोचिए, सदियों से जिन्हें बताया गया है कि तुम गवार हो, शासन करने लायक नहीं हो। जब उनके अपने नेता फिरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले से लेकर बाद में मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग उन कौंसलों में खड़े होकर अंग्रेज अफसरों को उन्हीं की भाषा में ललकारते होंगे, तथ्यों और तर्कों से उनकी बोलती बंद कर देते होंगे। हाँ, बिल्कुल। या जब कभी कभार वोटिंग में सरकार हार जाती होगी, या जब कांग्रेस सरकारों ने काश्तकारों के लिए कानून पास किए होंगे,
आम आदमी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता होगा। उसे लगता होगा कि हाँ, हमारे लोग भी काबिल हैं, हम भी अपना शासन चला सकते हैं। जी जी, ये एम्पावरमेंट की भावना बहुत बड़ी रही होगी। बिल्कुल। ये साइकोलॉजिकल जीत बहुत अहम थी। और कुल मिलाकर देखें तो ये स्ट्रैटेजी काफी हद तक कामयाब रही। इसने उस राजनीतिक खालीपन को भरा जब जन आंदोलन एक्टिव फेज में नहीं था। इसने नेताओं को व्यस्त रखा, उन्हें प्रशासन का अनुभव दिया, और सबसे जरूरी बात, ज्यादातर नेता अंग्रेजी व्यवस्था में पूरी तरह समा नहीं गए। मतलब दे अवॉइडेड गेटिंग कोऑप्टेड और अब्जॉर्ब्ड। हाँ, ये जरूरी था। वो सिस्टम का हिस्सा बने, लेकिन उसकी आलोचना करना और उसे बदलने की मांग करना नहीं छोड़ा। उन्होंने लगातार ये दिखाया कि ये सुधार सिर्फ दिखावा है, असली सत्ता अभी भी लंदन में बैठी है और भारत का शासन ब्रिटिश हितों के लिए ही चल रहा है। और जब भी जरूरत पड़ी, अंग्रेज बिना हिचके दमनकारी कानून, लॉलेस लॉज जैसे रॉलेट एक्ट ले आते थे, जिससे उनका असली चेहरा बेनकाब हो जाता था। लेकिन ये खतरा तो हमेशा रहा होगा कि नेता सत्ता के खेल में फंस जाएं या आपस में लड़ पड़ें। कांग्रेस ने 1907 के सूरत विभाजन, सूरत स्प्लिट, जब नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, उससे क्या सबक सीखा? हाँ, ये खतरा था और इससे बचने के लिए कांग्रेस ने सचेत प्रयास किए। देखिए, 1919 के बाद, खासकर गांधी जी के आने के बाद, कांग्रेस का मूल चरित्र जन राजनीति, मास पॉलिटिक्स का बन गया था। सिर्फ संवैधानिक राजनीति, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स का नहीं। अच्छा। इसीलिए जब भी जन आंदोलन, मास अपसर्ज का मौका आया, जैसे असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, ज्यादातर कांग्रेसी नेताओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के परिषदों की सदस्यता छोड़ दी और सड़कों पर उतर आए। हाँ, ये तो देखा गया है। उनके लिए ये परिषदें साध्य, एंड नहीं थी, साधन, मीन्स थी। वो इन्हें अंग्रेजी ढांचे में धीरे धीरे सुधार लाने का जरिया नहीं, बल्कि औपनिवेशिक सत्ता, कॉलोनियल स्टेट के खिलाफ संघर्ष करने का एक और मैदान, एक अरीना मानते थे। एक ऐसा मैदान जहां दुश्मन को उसी के नियमों से चुनौती दी जा सके। कमाल है। ये दिखाता है कि रणनीति कितनी फ्लेक्सिबल और मल्टी लेयर्ड थी। एक तरफ जमीन पर रचनात्मक काम, दूसरी तरफ सिस्टम के अंदर लड़ाई। अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दुनिया में सबसे यूनिक बनाता है, अहिंसा, नॉन वायलेंस। गांधी जी के लिए तो ये जीवन का दर्शन था, एक अटूट सिद्धांत, प्रिंसिपल। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी और बाकी बड़े नेताओं, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद के लिए ये एक सोची समझी रणनीति, एक पॉलिसी ज्यादा? हाँ, ज्यादातर नेताओं और कांग्रेस पार्टी के लिए अहिंसा एक नीति थी, एक स्ट्रैटेजी थी। बेशक गांधी जी के नैतिक प्रभाव ने इसे बल दिया, लेकिन इसे अपनाने के पीछे बहुत ठोस रणनीतिक कारण थे। अच्छा, क्या कारण थे? और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फंडामेंटल कैरेक्टर से जुड़ा था। ये आंदोलन एक हेजेमोनिक आंदोलन बनना चाहता था। हेजेमोनिक यानी मतलब सबका साथ लेके चलने वाला। हाँ, उसे ताकत के जोर पर सत्ता हासिल नहीं करना चाहता था, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़कर उनकी सहमति, कंसेंट हासिल करके आगे बढ़ना चाहता था। उसे करोड़ों लोगों को साथ लेकर चलना था, किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र, व्यापारी, हर तबके के लोग। इतनी बड़ी और डाइवर्स आबादी को हिंसक संघर्ष के लिए संगठित करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए अहिंसा एक जरूरत बन गई, एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी। मतलब अहिंसा की वजह से ज्यादा लोग आंदोलन से जुड़ पाए, ये कैसे? बिल्कुल। सोचिए, अगर आंदोलन का रास्ता हथियार उठाना होता तो कितने लोग उसमें शामिल हो पाते? शायद बहुत कम। जिनकी भागीदारी स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व थी, क्या वो उतनी बड़ी संख्या में बंदूकें उठा पाती? शायद नहीं। लेकिन जब बात आई सत्याग्रह करने की, शांति से पुलिस की लाठियां सहने की, जेल जाने की, भूख हड़ताल करने की, विदेशी दुकानों के सामने धरने पर बैठने, पिकेटिंग की, तो महिलाएं इसमें पीछे नहीं रहीं, बल्कि कई बार पुरुषों से भी ज्यादा दृढ़ साबित हुई। अहिंसा ने आंदोलन का दरवाजा सबके लिए खोल दिया। हर कोई अपनी क्षमता और हिम्मत के हिसाब से इसमें योगदान दे सकता था। ये मास मोबिलाइजेशन का सबसे कारगर तरीका साबित हुआ। हाँ, ये तो है। हम आज भी देखते हैं जब कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है तो उसमें समाज के हर वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सब शामिल हो पाते हैं। बिल्कुल वही बात है। और इसका अंग्रेजी हुकूमत के चरित्र से भी जरूर कोई लेना देना रहा होगा। मतलब क्या अहिंसा हर तरह की हुकूमत के खिलाफ कारगर होती, जैसे कोई बहुत ही ज्यादा क्रूर तानाशाह हो? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, अंग्रेजी राज पूरी तरह से एक बर्बर तानाशाही, टोटालिटेरियन डिक्टेटरशिप नहीं था, जैसे शायद नाजी जर्मनी या स्टालिन का रूस था। उसमें कुछ हद तक भले ही दिखावे के लिए कानून का राज, रूल ऑफ लॉ और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स का सम्मान था।
इसे आप सेमी हेजेमोनिक, सेमी ऑथोरिटेरियन कह सकते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, खुद ब्रिटेन में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। वहां संसद थी, आजाद प्रेस थी और पब्लिक ओपिनियन का दबाव सरकार पर पड़ता था। ऐसे में जब भारत में निहत्थे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जुल्म होता था, लाठियां बरसती थीं, गोलियां चलती थी, तो अंग्रेज सरकार नैतिक रूप से, मॉरली, बेहद कमजोर पड़ जाती थी। हाँ, उनकी इमेज खराब होती थी। बिल्कुल। उसका वो सभ्य बनाने वाला मिशन, सिविलाइजिंग मिशन का ढोंग दुनिया के सामने उजागर हो जाता था। अंग्रेजों के लिए अपनी ही जनता और दुनिया को ये समझाना मुश्किल हो जाता था कि वो शांतिपूर्ण लोगों पर हिंसा क्यों कर रहे हैं। 22 सिचुएशन एक दुविधा, डिलेमा बन गई कि करें तो क्या करें। एग्जैक्टली। वो एक नो विन सिचुएशन में फंस गए थे। अगर वो शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों को गिरफ्तार नहीं करते, उन पर सख्ती नहीं करते, तो उनकी हुकूमत का इकबाल खत्म होता था। हाँ, लोग डरना बंद कर देते। बिल्कुल। लोग खुलेआम कानून तोड़ रहे थे और सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी। ये तो अपनी कमजोरी मानने जैसा था। इससे लोगों का हौसला और बढ़ता, और अगर वो बल प्रयोग करते थे, जैसा कि उन्होंने अक्सर किया, तो उनकी नैतिक हार होती थी। उनकी छवि खराब होती थी, भारत में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। उनकी लेजिटिमेसी, शासन करने का उनका नैतिक अधिकार, मॉरल बेसिस धीरे धीरे कम होता जाता था। हर लाठी जो किसी सत्याग्रही पर पड़ती थी, वो ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील ठोकने जैसी थी। तो नतीजा ये हुआ कि उनकी हुकूमत का नैतिक आधार, मॉरल फाउंडेशन, लगातार कमजोर होता गया, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। हाँ, इसी को हेजेमनी का इरोजन कहते हैं, यानी शासन करने की सहमति का धीरे धीरे खत्म हो जाना। दूसरी तरफ राष्ट्रीय आंदोलन के पास एक ऐसी रणनीति थी जिसमें हार का खतरा कम था। एक ऐसी सेमी डेमोक्रेटिक हुकूमत के पास एक ऐसे अहिंसक जन आंदोलन का कोई कारगर जवाब नहीं था जिसे व्यापक जन समर्थन हासिल हो। अंग्रेज अधिकारी अक्सर इन दो पार्टों के बीच पिसते रहते थे, कभी नरमी दिखाते, कभी बेहद सख्ती करते, लेकिन अंततः उनका मुख्य हथियार दमन ही था। और हर बार दमन करके वो अनजाने में राष्ट्रवादियों के हाथ मजबूत कर रहे थे, उनकी नैतिक बढ़त को और बढ़ा रहे थे। और एक बहुत सीधी सी प्रैक्टिकल वजह भी तो थी, आम लोगों के पास हथियार थे ही कहाँ। 1857 के विद्रोह के बाद तो अंग्रेजों ने आर्म्स एक्ट लाकर भारतीयों को लगभग पूरी तरह निहत्था, डिसआर्म्ड कर दिया था। ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण और जमीनी हकीकत थी। राष्ट्रवादी नेता ये जानते थे कि अंग्रेजी हुकूमत सैन्य रूप से बहुत शक्तिशाली है, उसके पास आधुनिक हथियार हैं, संगठित सेना है। हाँ। उसके खिलाफ एक हथियारबंद संघर्ष, आर्म्ड स्ट्रगल छेड़ने के लिए जिस तरह के संसाधन, हथियार, पैसा, ट्रेनिंग, संगठन चाहिए, वो उस वक्त भारतीयों के पास नहीं थे। सही बात। ऐसे में अहिंसक संघर्ष एक ऐसा रास्ता था जहां भौतिक संसाधनों, मटेरियल रिसोर्सेज की कमी को नैतिक बल, मॉरल स्ट्रेंथ और संगठित जनशक्ति, मोबिलाइज्ड मासेस से पूरा किया जा सकता था। यहां लड़ाई हथियारों की नहीं, हौसलों की थी, सच्चाई की थी। इस मैदान में निहत्थे भारतीय कमजोर नहीं, बल्कि शायद ज्यादा ताकतवर थे। ग्रामशी के फ्रेमवर्क में कहें तो अहिंसा ने हथियारों से लैस अंग्रेजी सत्ता के मुकाबले खड़े होने के लिए जरूरी पॉलिटिकल रिसोर्सेज जुटाने का काम किया। हमने अपनी कथित कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और ये डर भी तो रहा होगा कि अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो सरकार को क्रूर दमन, मैसिव रिप्रेशन का खुला बहाना मिल जाएगा और शायद आम लोग उतना झेल ना पाए, उनका मनोबल टूट जाए। हाँ, ये आशंका भी नेताओं के मन में जरूर थी। माना जाता था कि अगर बड़े पैमाने पर हिंसा होती है तो सरकार को पूरी छूट मिल जाएगी कि वो आंदोलन को बेरहमी से कुचल दे। हाँ, प्रिटेक्स्ट मिल जाता। बिल्कुल। और इतना भयानक दमन शायद आम लोगों की हिम्मत तोड़ देगा और वो लंबे समय तक राजनीतिक रूप से निष्क्रिय, पॉलिटिकल पैसिविटी में चले जाएंगे, डरकर घरों में बैठ जाएंगे। अहिंसक रहकर राष्ट्रवादियों ने सरकार से ये बहाना छीन लिया। अब दमन होता भी था तो वो सरकार की ज्यादती के तौर पर देखा जाता था, न कि आंदोलनकारियों की हिंसा की प्रतिक्रिया के तौर पर। अच्छा। इस बारे में दो और बातें सोचने लायक हैं। एक, जैसा कि नेहरू और यहां तक कि भगत सिंह ने भी कहीं इशारा किया था, क्या करोड़ों लोगों वाले जन आंदोलन, मास मूवमेंट्स, जो किसी छोटे कैडर आधारित ग्रुप, कैडरे बेस्ड मूवमेंट से अलग होते हैं, हाँ। क्या वो अपनी प्रकृति, नेचर से ही अहिंसक होने को मजबूर होते हैं? क्योंकि करोड़ों लोगों को हिंसा के लिए डिसिप्लिन में रखना, उसे कंट्रोल करना शायद संभव ही नहीं है। भीड़ की हिंसा अक्सर दिशाहीन और नुकसानदेह हो सकती है। दिलचस्प पॉइंट है। और दूसरी बात? दूसरी ये कि भारत के खास संदर्भ में ये अहिंसक संघर्ष
उतना ही क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी था, उतना ही रैडिकल था जितना शायद किसी और देश में कोई हथियारबंद संघर्ष, आर्म्ड स्ट्रगल होता। अच्छा, कैसे? ये सिर्फ विरोध का एक तरीका नहीं था, ये अंग्रेजी राज की जड़ों को, उसके पूरे पावर स्ट्रक्चर को चुनौती दे रहा था। ये समाज की सोच को, लोगों के आपसी रिश्तों को, जाति व्यवस्था को, हर चीज को बदलने की कोशिश कर रहा था। ये सत्ता के समीकरणों में एक बुनियादी बदलाव, स्ट्रक्चरल चेंज लाने का संघर्ष था। ग्रामशी के शब्दों में कहें तो वॉर ऑफ पोजीशन की एक क्रांतिकारी रणनीति। इसका लक्ष्य सिर्फ सरकार बदलना नहीं, बल्कि पूरे समाज और राज्य के चरित्र को बदलना था। तो ये देखा कि कैसे ये 3 अलग-अलग दिखने वाली रणनीतियां, जमीनी स्तर पर रचनात्मक कार्य, व्यवस्था के अंदर घुसकर संवैधानिक संघर्ष और व्यापक जन भागीदारी वाली अहिंसक लड़ाई, असल में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, एक दूसरे को ताकत दे रही थी। ये कमाल का स्ट्रेटेजिक ब्लेंड था। बिल्कुल, ये एक जटिल लेकिन बेहद असरदार ताना बाना था, जिसने धीरे धीरे परत दर परत अंग्रेजी हुकूमत की नींव को खोखला कर दिया। ये कोई एक दिन में बनी रणनीति नहीं थी, बल्कि लगातार प्रयोगों से, सफलताओं और असफलताओं से सीखते हुए विकसित हुई थी। हाँ, एक डायनामिक और अडेप्टेबल अप्रोच था। बिल्कुल बिल्कुल, एक डायनामिक और अडेप्टेबल अप्रोच था, जिसने आखिरकार आज़ादी का रास्ता साफ किया। ये समझना जरूरी है कि ये सब रणनीतियां एक साथ काम कर रही थीं, कभी एक आगे कभी दूसरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर अलग-अलग वैचारिक धाराएं, आइडियोलॉजिकल करंट्स कौन सी थीं और उनके बीच आपसी रिश्ते कैसे थे। ठीक है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्ट्रैटेजी पर, और इसके लिए हम देख रहे हैं बिपिन चंद्रा की मशहूर किताब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस का चैप्टर 38, द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अक्सर जब हम इतिहास पढ़ते हैं, खासकर आज़ादी की लड़ाई का, तो हमारा ध्यान फौरन इस पर जाता है कि कौन सा आंदोलन कामयाब हुआ, कौन सा नाकाम। हाँ बिल्कुल। मतलब क्या उससे तुरंत आज़ादी मिली? जैसे स्कूल में पूछते थे ना, भारत छोड़ो आंदोलन सफल हुआ या असफल, और जवाब होता था कि भाई दबा दिया गया तो असफल। हाँ, ये बड़ा कॉमन नजरिया है। सोचते हैं कि इमीडिएट रिजल्ट क्या था, लेकिन ये चैप्टर हमें एक अलग लेंस देता है। ये कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन की कामयाबी या नाकामी को सिर्फ तात्कालिक लक्ष्यों जैसे तुरंत स्वराज मिल जाना, उसके पैमाने पर नहीं तौलना चाहिए। अच्छा। हाँ, असली कसौटी कुछ और थी। कसौटी थी कि आंदोलन ने किस हद तक कॉलोनियल हेजेमोनी को चैलेंज किया और तोड़ा। हेजेमोनी। हाँ, और किस हद तक उसने आम भारतीय जनता को पॉलिटिकली जगाया, उन्हें एक्टिव बनाया, उन्हें एक तरह से इतिहास का निर्माता बनाया। ये थे वो ट्विन टास्क्स, जैसा स्रोत कहता है, हेगेमनी को तोड़ना और लोगों को एम्पावर करना। हेगेमनी, ये शब्द सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब शायद वो दिमागी कब्जा है, वो सोच कि अंग्रेज ही हमारे माई बाप हैं, उनका राज ही नेचुरल है और हम खुद कुछ नहीं कर सकते। इस सोच को तोड़ना ही मतलब असली लड़ाई थी। सिर्फ अंग्रेजों को फिजिकली भगाना नहीं, पहले दिमाग से उनकी पकड़ हटानी थी। बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हमेशा अपनी चलाता हो और बाकी सब मान लें कि हाँ यही सही है, जब तक कोई आवाज न उठाए। हेगेमनी सिर्फ पुलिस या फौज का जोर नहीं है, वो विचारों का, संस्कृति का, रोजमर्रा की आदतों का शासन है। ये मानना कि जो चल रहा है वही सही है, वही संभव है। तो राष्ट्रीय आंदोलन का पहला बड़ा काम इसी कॉमन सेंस को बदलना था। ये दिखाना था कि ब्रिटिश राज स्वाभाविक नहीं है, बल्कि एक थोपी हुई व्यवस्था है। हाँ, और भारतीय अपना शासन खुद चला सकते हैं और शायद बेहतर चला सकते हैं। और दूसरा काम, लोगों को पैसिव ऑब्जेक्ट से एक्टिव सब्जेक्ट्स बनाना। मतलब जो कल तक सिर्फ हुक्म मानते थे, उन्हें ये एहसास दिलाना कि वो खुद अपनी कहानी लिख सकते हैं। तो फिर जो बड़े आंदोलन हुए, जैसे 1920-22 का असहयोग आंदोलन, जी। 1930-31 वाला सविनय अवज्ञा, या फिर 1942 का भारत छोड़ो, जिन्हें अंग्रेजों ने कुचल दिया या जो वापस ले लिए गए, उन्हें हम फेलियर नहीं कह सकते। ये सोचना तो बड़ा शिफ्ट है पर्सपेक्टिव में, क्योंकि आमतौर पर यही धारणा है कि गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया मतलब वो सफल नहीं हुआ। ये स्रोत यही तर्क देता है कि उन्हें फेलियर कहना वो सतह को खरोचना भर है। हाँ बिल्कुल, अपने घोषित लक्ष्य जैसे 1 साल में स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता वो शायद उस वक्त हासिल नहीं कर पाए, ये सच है। हाँ, लेकिन हेजिमनी को चुनौती देने और लोगों की चेतना जगाने में वो जबरदस्त कामयाब रहे। हर आंदोलन एक लहर की तरह था और हर अगली लहर वो पिछली से ज्यादा ताकतवर थी, ज्यादा लोगों तक पहुंची।
सोचिए ना, अच्छा। 1920 में जितने लोग सड़कों पर उतरे, 1930 में उससे कहीं ज्यादा थे। हाँ हाँ। और 1942 में तो जैसे एक सैलाब आ गया था। ये कोई लीनियर ग्रोथ नहीं थी, ये क्वांटम लीप्स थे कॉन्शियसनेस में। हाँ, ये बात सोचने वाली है। जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, पर हर बार पहले से थोड़ा बेहतर होता है। हम ये तो नहीं कहते कि हर बार गिरना फेलियर है। सही बात। वो तो सीखने की प्रोसेस का हिस्सा है। शायद ये आंदोलन भी वैसे ही थे। हर हार या वापसी असल में अगली बड़ी छलांग की तैयारी थी। प्रिसाइसली, एग्जैक्टली। और देखिए, मास पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है यहाँ? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, नहीं। इसका मतलब है कि उनकी दुनिया देखने का नजरिया बदल गया। जो किसान पहले सिर्फ अपने खेत और लगान की चिंता करता था, वो अब स्वराज, राष्ट्र, आजादी जैसे शब्दों से जुड़ने लगा। सही। जो महिलाएं घर की चारदीवारी में रहती थीं, वो पर्दा छोड़कर सड़कों पर आ गईं, लाठियां खाईं, जेल गईं। छात्र, मजदूर, व्यापारी समाज का हर तबका वो जुड़ता गया। ये चेतना का विस्तार भी था और गहराई भी थी। बिल्कुल। मेरे अपने परिवार में भी किस्से हैं। जैसे मेरे दादाजी स्कूल के दिनों में चुपके से तिरंगा फहराने की कोशिश करते थे, या नानी बताती थी कैसे उनके मोहल्ले में औरतें मिलकर प्रभात फेरियां निकालती थीं। पकड़े जाने का डर तो था, पर एक जोश भी था कि हम कुछ कर रहे हैं देश के लिए। जी। ये जज्बा कहाँ से आया? ये इन्हीं आंदोलनों की देन थी, है ना? भले ही वो उस वक्त दबा दिए गए हों। और ये जो फेजेस ऑफ ट्रूस या शांति के दौर आते थे आंदोलनों के बीच, वो भी खाली नहीं जाते थे। वो एक तरह से आप कह सकती हैं रीग्रुपिंग और प्रिपरेशन का समय होता था। अच्छा। जब बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा, तब कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित कर रहे थे, उन्हें चरखा चलाना सिखा रहे थे, अखबार पढ़कर सुना रहे थे, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बता रहे थे। हाँ, वो कंस्ट्रक्टिव वर्क वाली बात। हाँ, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क या रचनात्मक कार्य जिसकी बात गांधी जी अक्सर करते थे, यस। वो इसी तैयारी का हिस्सा था। ये दिखाता है कि ये कोई अचानक हुआ स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट नहीं था। ये एक सोची समझी दूर तक जाने वाली रणनीति थी, एक प्रोट्रैक्टेड वॉर थी। स्रोत में इस स्ट्रैटेजी की तुलना दुनिया की दूसरी बड़ी क्रांतियों से की गई है। ब्रिटिश, फ्रेंच, रूसी, चीनी, जो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि भारत का रास्ता अलग था, अनोखा था। यहाँ एंटोनियो ग्राम्शी के वॉर ऑफ पोजीशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है। ये वॉर ऑफ मैनोवर से कैसे अलग है, और भारत में यही क्यों अपनाया गया, ये थोड़ा समझाएंगे। हाँ, ये समझना जरूरी है, बिल्कुल। देखिए, वॉर ऑफ मैनोवर होता है तेजी से हमला करके दुश्मन की सत्ता पर कब्जा करना, जैसे किसी किले पर अचानक धावा बोल दिया। अच्छा। रूस में बोल्शेविकों ने यही किया, चीन में माओ ने। ये वहां ज्यादा कारगर होता है जहां स्टेट मतलब सरकार कमजोर हो और सिविल सोसाइटी यानी समाज की अपनी संस्थाएं जैसे प्रेस, पार्टियां, यूनियन वगैरह वो ज्यादा विकसित ना हो। लेकिन ग्राम्शी ने कहा कि पश्चिमी यूरोप जैसे देशों में जहां लोकतंत्र है, कानून का राज है और सिविल सोसाइटी बहुत मजबूत है, वहां आप सीधे सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकते। स्टेट को सिविल सोसाइटी का एक तरह से कवच मिला होता है। अच्छा, मतलब जैसे आजकल की डेमोक्रेसीज में आप सीधे जाकर संसद पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि लोग, मीडिया, अदालतें सब विरोध करेंगे, आपकी लेजिटिमेसी नहीं बनेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ऐसी जगहों पर आपको वॉर ऑफ पोजीशन लड़ना पड़ता है। ये एक लंबी लड़ाई है जिसमें आप सीधे दुश्मन के किले पर हमला करने के बजाय धीरे धीरे समाज के अंदर अपनी खाइयां खोदते हैं, ट्रेंचेस बनाते हैं। खाइयां मतलब आप विचारों के स्तर पर, नैतिकता के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर अपनी पकड़ बनाते हैं। आप लोगों के दिलो दिमाग को जीतते हैं, एक काउंटर हेजमनी खड़ी करते हैं। काउंटर हेजमनी मतलब अपनी सोच, अपने मूल्यों को समाज में डोमिनेंट बनाने की कोशिश करना। हाँ, बिल्कुल। जब आपकी सोच समाज का कॉमन सेंस बन जाती है, तब सत्ता परिवर्तन आसान हो जाता है, या यूं कहें कि सत्ता खुद ब खुद आपकी तरफ खिसकने लगती है। ओह, तो ये तो बिल्कुल गांधी जी की रणनीति लगती है। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ये सब हथियार नहीं थे, ये तो नैतिक और वैचारिक हथियार थे। वो अंग्रेजों से बंदूक की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो तो दुनिया को और खुद अंग्रेजों को ये दिखा रहे थे कि उनका शासन अन्यायपूर्ण है, इमोरल है। वो मॉरल हाई ग्राउंड जीत रहे थे। हाँ। जैसे घर में अगर कोई बच्चा जिद करे, रोए धोए नहीं, बस शांति से अपनी सही बात पर अड़ा रहे,
तो माँ बाप को भी सोचना पड़ता है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। स्रोत कहता है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन दुनिया में वॉर ऑफ पोजीशन का एकमात्र सफल ऐतिहासिक उदाहरण है। एकमात्र, वाओ। हाँ, यहाँ लड़ाई मुख्य रूप से मॉरल, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल मैदान पर लड़ी गई। सालों साल धैर्य के साथ काउंटर हिजमोनी की ताकतें जमा की गईं। लोगों के मन में ये बात इतनी गहराई से बिठा दी गई कि स्वराज ही नेचुरल है और ब्रिटिश राज आर्टिफिशियल और एक्सप्लॉयटेटिव है। ये लड़ाई बंदूकों से ज्यादा विचारों और जज्बातों से लड़ी गई। और वो लाइन मास मूवमेंट्स आर ओकेजनल बट पॉलिटिक्स इज परपेचुअल, ये इसी वॉर ऑफ पोजीशन को समझाती है। मतलब बड़े आंदोलन तो होली दिवाली की तरह कभी कभी आए, पर राजनीति यानी लोगों को जोड़ने, समझाने, तैयार करने का काम वो रोजमर्रा का था, 24/7 चलने वाला। हाँ, यही इसकी आत्मा थी। आंदोलन स्टेजेस में आगे बढ़ा, हर स्टेज पिछले पे बिल्ड करता था और इसमें जनता वो एक्टिव पार्टिसिपेंट थी, सिर्फ पैसिव फॉलोअर नहीं। ऐसा नहीं था कि कुछ नेता या कैडर ही सब कुछ कर रहे थे। हालांकि उनकी भूमिका दिशा देने और संगठित करने में क्रूशियल थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। हाँ, वो तो थी, पर असली फ्यूल तो आम लोगों की भागीदारी थी। वो किसान, वो मजदूर, वो औरतें, वो छात्र। ये ट्रूली मैस बेस था। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा जब कोई बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा, अंग्रेजों का दमन जारी है, निराशा फैल सकती है। ऐसे में लोगों का मोरल बनाए रखना, उन्हें जोड़े रखना, ये जो रचनात्मक कार्य था, कंस्ट्रक्टिव वर्क, जैसे खादी, चरखा, छुआछूत मिटाना, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सब क्या इसी मोरल बूस्टिंग का हिस्सा थे? हाँ, बिल्कुल। जैसे क्रिकेट मैच में जब विकेट गिर जाते हैं तो बीच में पार्टनरशिप बनानी पड़ती है, सिंगल्स लेने पड़ते हैं, एकदम से चौके छक्के नहीं लगते। बहुत अच्छा एनालॉजी है, बिल्कुल सही है। ये रचनात्मक कार्य कई मकसद पूरे करते थे। एक तो जैसा आपने कहा, वो लोगों को व्यस्त रखते थे, उन्हें लगता था कि वो अभी भी आंदोलन का हिस्सा हैं, कनेक्टेड फील करते थे। दूसरा, वो आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस और सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म पर जोर देकर काउंटर हेजेमोनी को मजबूत करते थे कि हम अंग्रेजों के बिना भी अपना काम चला सकते हैं और अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। हाँ। तीसरा, वो संगठन को जमीनी स्तर तक ले जाते थे। खादी और चरखा सिर्फ कपड़ा बनाने का काम नहीं था, वो राष्ट्रवाद का सिंबल बन गया था। वो अंग्रेजी मिलों के खिलाफ इकोनॉमिक प्रतिरोध था। छुआछूत मिटाना सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं था, वो राष्ट्रीय एकता बनाने का प्रयास था। अंग्रेज तो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे ना। सही बात है। तो ये जो पैसिव फेजेस कहे जाते हैं, वो असल में पैसिव थे ही नहीं, उनमें तो शायद और भी ज्यादा मेहनत लगती होगी, बिना किसी हेडलाइन के, बिना किसी इमीडिएट रिजल्ट के। ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा था, जिसका डिविडेंड बाद में मिला। ये दिखाता है कि लीडरशिप कितनी विजनरी थी। बिल्कुल, ये स्टेट पावर को एक झटके में सीज करने की रणनीति नहीं थी, ये उसे धीरे धीरे अंदर से हॉलो आउट करने की रणनीति थी। कॉलोनियल स्टेट की लेजिटिमेसी को लगातार इरोड किया गया, उसके नैतिक अधिकार पर सवाल उठाए गए और साथ ही नेशनलिस्ट मूवमेंट ने जनता के बीच अपनी लेजिटिमेसी, अपना नैतिक अधिकार, मॉरल अथॉरिटी स्थापित किया। ये एक तरह का डुअल पावर स्ट्रक्चर था जो विचारों और नैतिकता के धरातल पर काम कर रहा था। नीति सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं, बल्कि आज भी बहुत रेलेवेंट हो सकती है। क्या ये गांधीवादी तरीका, मतलब उनकी राजनीतिक स्ट्रैटेजी, ना कि सिर्फ उनका दर्शन, आज के लोकतांत्रिक समाजों में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां आपको सिस्टम के अंदर रहकर कानून के दायरे में काम करना होता है? स्रोत इसी ओर इशारा करता है, निश्चित रूप से। जहां एक स्थापित लोकतांत्रिक या अर्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां स्टेट के पास हेजेमनी बनाने के कई साधन हैं, मीडिया है, शिक्षा है, कानून है, वहां बुनियादी बदलाव या कहें स्ट्रक्चरल चेंज लाने के लिए शायद वॉर ऑफ पोजीशन ही सबसे कारगर रास्ता है। अब देखिए, दुनिया भर में जहां भी लोग बड़े कॉरपोरेशंस के खिलाफ लड़ रहे हैं, पर्यावरण के विनाश के खिलाफ लड़ रहे हैं या सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो अक्सर यही तरीका अपनाते हैं, धीरे धीरे, धैर्य से। जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं आज के समय से? सोचिए क्लाइमेट चेंज का मुद्दा। जो एक्टिविस्ट सालों से लॉबी कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, स्कूलों में जाके बच्चों को समझा रहे हैं, साइंटिफिक एविडेंस पेश कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? हाँ। वो धीरे धीरे पब्लिक ओपिनियन बदल रहे हैं, सरकारों और कंपनियों पर नैतिक दबाव बना रहे हैं। वो एक काउंटर हेजेमनी बना रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा जरूरी है या प्लैनेट का सर्वाइवल। ये एक लंबी वॉर ऑफ पोजीशन है। सही। या फिर मानवाधिकारों की लड़ाई या LGBTQ+ राइट्स की लड़ाई। इनमें सालों लगते हैं सोच बदलने में, कानून बदलवाने में। ये एक झटके में नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रोटेस्ट का मतलब सिर्फ सड़कों पर उतरना है,
लेकिन शायद असली लड़ाई तो लोगों के दिमाग में, उनके वैल्यूज में, उनकी डेली लाइफ में लड़ी जाती है। जैसे घर में अगर कोई दकियानूसी सोच है तो उसे बदलने में कितना वक्त और कितनी पेशेंस लगती है। जी बिल्कुल। बहस करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, खुद वैसा बनकर दिखाना पड़ता है। ये भी तो एक तरह का वॉर ऑफ पोजीशन हुआ ना फैमिली लेवल पे। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हमें यही सिखाता है कि धैर्य, संगठन, रचनात्मक कार्य और नैतिक बल के सहारे बहुत बड़े और शक्तिशाली ढांचों को भी बदला जा सकता है। ये सिर्फ आज़ादी पाने की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक राष्ट्र अपनी चेतना को जगाता है, कैसे लोग पैसिव विक्टिम्स से एक्टिव एजेंट्स ऑफ चेंज बनते हैं। ये दिखाता है कि पॉलिटिक्स सिर्फ चुनाव लड़ना या सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि समाज की सोच और संरचना को बदलने का एक गहरा, लंबा और अक्सर खामोशी से चलने वाला प्रोसेस भी है। वाकई आज इस चर्चा से बिल्कुल एक अलग पर्सपेक्टिव मिला। घटनाओं की सरफेस के नीचे छिपे स्ट्रैटेजी को समझना कितना जरूरी है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये तो स्ट्रैटेजी और लीडरशिप का एक मास्टर क्लास है। हाँ, इसमें सीखने को बहुत कुछ है। लेकिन ये सोचने पे मजबूर करता है, क्या ये धीमी जीत की रणनीति, ये वॉर ऑफ पोजीशन हमेशा नैतिक रूप से श्रेष्ठ होती है, या कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जहां अन्याय इतना ज्यादा हो, वक्त इतना कम हो कि वॉर ऑफ मनूवर यानी सीधी कार्यवाही ही एकमात्र रास्ता बचता है, भले ही उसकी कीमत ज्यादा हो। इस सवाल पर आप जरूर विचार कीजिएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के चैप्टर 38 द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ऑफ द नेशनल मूवमेंट पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।